जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। बीएसएससी सीजीएल 4 2026 की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 चल रहा है। आप जानते हैं कि हम जिस भी सेट को उठाते हैं हम पूरा सेट को समाप्त करते हैं और केवल यही एक यूट्यूब चैनल है दोस्तों जिसमें जो है फुल सेट का प्रैक्टिस मिलता है। बाकी सभी में केवल जीके और जीएस का मिलेगा, ठीक है। इसमें टोटल 150 नंबर का मिलेगा दोस्तों, फुल सेट प्रैक्टिस है, ठीक है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसीबी सुमन के साथ जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और इस बार दोस्तों सिलेक्शन लेकर आना है, जीत के दिखाना है, हर हाल में जीतना है, ठीक है। कहते हैं दोस्तों कि लग चुकी है तलब जीत की, लग चुकी है तलब जीत की, खुद को आग में झोंक दे। एक ठोकरे कहते हैं मारा जाएगा, लेकिन हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो अपने आप एक हौसला बना के रखिएगा दोस्तों। इस बार सचिवालय सहायक का एक पोस्ट आपको लेना है, हर हाल लेना है, और उस लेने में हम आपको मदद कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप इस चैनल से जरूर जुड़े दोस्तों, ताकि आपको जो है एक पोस्ट मिल सके, ठीक है। तो इससे आप जरूर जुड़िएगा और अपने आप में एक हिम्मत लगाइए दोस्तों, और वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो इस सेट में दोस्तों हम लोग पहले जीके जीएस चलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है मैथ रीजनिंग की श्रृंखला की ओर चलेंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों सेट नंबर 18 की ओर। तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 11 से जो है जीके और जीएस स्टार्ट है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्तों, कुछ कथन दिया हुआ है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। कहता यह सही है, तो ये जो है गलत है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के अनुसार नहीं, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ था, गलत है, ठीक है। कहता एक ही समूह के सभी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इसीलिए भी समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। ये बिल्कुल सही कथन है। तो एक कथन गलत हो गया, दो क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। कथन दिया हुआ है, अवायवीय श्वसन की तुलना में वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। कहता है अवायवीय श्वसन की तुलना में वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अवायवीय श्वसन में जो है केवल 2 एटीपी ऊर्जा ही मुक्त होती है, मात्र 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। जबकि वायवीय श्वसन के दौरान जो है 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। तो पहला तो सही हो गया। कहता मांसपेशी में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरोबिट, लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। ये बिल्कुल सही कथन है। तो दोनों के दोनों कथन जो है सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं दोस्तों। भोजन के पाचन में पीत लवण का क्या प्रभाव पड़ता है? भोजन के पाचन में पीत लवण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो कहता है ये बड़े बसीय ग्लोब्यूलस को छोटे ग्लोब्यूलस में तोड़ देता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। कहता निम्न अभिक्रियाओं के विकल्प में दी गई संतुलित अभिक्रिया सही है। कहता कौन सा जो है संतुलित अभिक्रिया सही है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं। कहता CaCl2 प्लस 2H2SO4 CaSO4 प्लस में 2HCl, ठीक है। यहाँ पर देखिए Ca कैल्शियम जो है यहाँ पर 1 है दोस्तों, कैल्शियम ये को सही है। SO4 देखिए दोस्तों, SO4 यहाँ पर देखिए SO4 तो है लेकिन 2SO4 है, लेकिन यहाँ केवल SO4 दिया हुआ है, तो गलत हो गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर 2SO4 होना चाहिए, है कि नहीं। दूसरा हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। CaCl2 प्लस H2SO4 CaSO4, तो कैल्शियम एक इधर भी है, कैल्शियम एक इधर भी दिया हुआ है, ठीक है। SO4 देखिए, SO4 जो है एक इधर भी दिया हुआ है दोस्तों, एक SO4 इधर भी दिया हुआ, दोनों SO4 एक है। 2HCl यहाँ पर हाइड्रोजन 2 को दिया हुआ है, तो इधर भी हाइड्रोजन 2 को। तो इधर देखिएगा दोस्तों, क्लोरीन जो है इधर 2 क्लोरीन दिया हुआ है, तो इधर भी क्लोरीन 2 ठो है ना। तो इसका मतलब जो है ऑप्शन नंबर बी क्या संतुलित है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। निम्न में से किन तत्वों का समान गुण क्रमशः एक सिलिकॉन, एक का बोरॉन, एक का एल्युमिनियम जैसा है? बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम, स्कैंडियम और गैलियम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा प्रधानमंत्री के अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की सलाह को राष्ट्रपति पर बाध्य किया गया है?
तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, एक दिया ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 44वां 1978 के द्वारा, तो ये गलत दिया हो दोस्तों। 42वां 1976 के द्वारा जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की सलाह को राष्ट्रपति पर बाध्य किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसे जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं, इसे लघु संविधान कहते हैं। इसी के द्वारा ही 10 मौलिक कर्तव्य को 10 मौलिक कर्तव्य को जो है संविधान में मतलब कि जोड़ा गया था। टोटल मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है दोस्तों? 11 है, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और एक मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अच्छा, इसी अधिनियम के द्वारा ही प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। अगर हम 44वां संविधान संशोधन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से निकाल करके विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया था। तो ये सभी जो है याद रखिएगा दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 22 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिएगा। कहता है 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड एक पूर्ण विकसित राज्य बना, तो कोहिमा राज्य की राजधानी के रूप में नामित किया गया। बताइएगा दोस्तों, तो ये जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, कहता कोहिमा नाम जो है केवहीरा से लिया गया है, जो उस गांव का नाम है जहां कोहिमा शहर स्थित है। ये भी सही दिया गया है, यानी 1 और 2 दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम नागालैंड की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, नागालैंड का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो इसका गठन जो है 1963 में हुआ था। ठीक है, 1963 में हुआ था, तथा यह जो भारत के जो है भारत संघ के 16वां राज्य के रूप में भारत संघ के 16वां राज्य के रूप में जो है इसे प्रदान किया गया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ की अगर सबसे ऊंची पहाड़ी की बात करते हैं, नागालैंड के सबसे ऊंची पहाड़ी तो क्या है दोस्तों? सारामती जो है नागालैंड के सबसे ऊंची पहाड़ी है। यहाँ का मुख्य भाषा अंग्रेजी और हिंदी है। ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी। क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? राइट आंसर होगा सूर्य क्या है दोस्तों? एक तारा है। ठीक है, थोड़ा सा सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो सूर्य में लगभग जो है 74% हाइड्रोजन होता है, 74% हाइड्रोजन होता है, और इसमें हीलियम की मात्रा जो है लगभग 24% होता है। कितना होता है दोस्तों? लगभग 24% होता है। ठीक है, सूर्य जो है हमारे सौर मंडल के केंद्र में अवस्थित है, और पृथ्वी सहित सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 24 की ओर। इसमें से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स का सदस्य, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर पूछता है दोस्तों, तो याद रखिएगा, खासकर ब्रिक्स का सदस्य के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जो है ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। अच्छा, हम लोग ब्रिक्स की बात करते हैं दोस्तों, ब्रिक्स की बात करते हैं, तो इसका स्थापना जो हुआ था 2009 में, इसका स्थापना 2009 में हुआ था। ठीक है, और इसका प्रथम शिखर सम्मेलन जो है 2009 में रूस में ही हुआ था। ठीक है, रूस में ही प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। स्थापना के समय दोस्तों, जिस समय स्थापना हुआ था उस समय टोटल मात्र 5 देश था। ठीक है, जिस समय स्थापना हुआ था उस समय टोटल 5 देश था, जिसका कि नामांकित भी किया हुआ है BRICS, ये 5 देश था। इसका नाम क्या है दोस्तों? बी से हो जाएगा ब्राजील, R से हो जाएगा रसिया, I से हो जाएगा इंडिया, C से हो जाएगा दोस्तों साउथ अफ्रीका, और S से हो जाएगा साउथ अफ्रीका, और C से हो जाएगा दोस्तों चाइना। तो ये जो है स्थापना के समय जो है 5 देश था। वर्तमान में कितना है दोस्तों? तो वर्तमान में टोटल जो है 9 देश है। वर्तमान में कितना है? टोटल 9 देश है। तो 5 को अभी हम बता दिए दोस्तों। तो 4 और कौन है? तो 4 हो जाएगा दोस्तों ईरान, एक हो गया ईरान, UAE, ठीक है, ईरान, UAE, इथोपिया, और एक हो जाएगा दोस्तों मिस्र। इथोपिया और एक मिस्र, ये जो है टोटल 5, इधर 4, टोटल 9 देश हो गया वर्तमान में ब्रिक्स में। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 25 की ओर। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगर हम राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की बात करते हैं दोस्तों, इसका स्थापना जो है 15 सितंबर 2025 को जो है इसका स्थापना हुआ था। किसने किया था दोस्तों इसका उद्घाटन? तो उद्घाटन जो इसका नरेंद्र मोदी जी किया था, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था।
ठीक है। देश में लगभग जो है 85% मखाना का उत्पादन जो है बिहार में होता है, ये भी याद रखिएगा। कौन सा राज्य में होता है? तो बिहार में होता है। कुछ अन्य शोध केंद्र का थोड़ा सा नाम देखते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे में केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में, देहरादून में स्थित है। भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र, भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र जो कि रांची में अवस्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में अवस्थित है, ठीक है, करनाल में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? कोयम्बटूर में है, कोयम्बटूर में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो कि कटक में अवस्थित है, ठीक है, कटक में अवस्थित है। तो ये सभी जो है याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 26 की ओर। कहता है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व के रूप में हो जाएगा नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। बताइएगा दोस्तों यह कहाँ स्थित है? तो यह टाइगर रिजर्व जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में फैला हुआ है। इस टाइगर रिजर्व को जो है 1983 में, इस टाइगर रिजर्व को 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है सम्मिलित किया गया था। बताइएगा दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? तो 1973 में शुरुआत हुआ था, ठीक है। बताइएगा दोस्तों भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व जो है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, ठीक है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को 1973 में ही जो है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो ये सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। अच्छा इससे पहले कुछ अन्य टाइगर रिजर्व की बात करते हैं दोस्तों। जैसे में बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में और दुधवा टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 27 की ओर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का संचालन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1995 में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संचालन 1995 में किया गया था। इसका गठन जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1988 के तहत बनाया गया है, ठीक है, 1988 के तहत। एक क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन मतलब BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना जो है 7 मई 1960 को हुआ था, 7 मई 1960 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़े 28 की ओर। निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी की बात करता है दोस्तों तो सबसे बड़ी हो जाएगा गोदावरी। अच्छा इसमें जो क्वेश्चन 3 तरह के आता है दोस्तों, ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो है 3 तरह के आता है। देखिएगा कौन कौन आता है, बताएंगे टोटल क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी बोले दोस्तों तो गोदावरी आता है। अगर सबसे बड़ी नहीं, अगर सेकेंड सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी की बात करें तो कौन आएगा दोस्तों? कृष्णा नदी आ जाएगा, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि अरब सागर में गिरने वाली, एक सेकेंड दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सा होगा दोस्तों? तो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी हो जाएगा नर्मदा हो जाएगा। तो ये 3 तरह क्वेश्चन देता है दोस्तों, तो ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। आइए दोस्तों थोड़ा सा गोदावरी की बात करते हैं। तो गोदावरी को आप जानते हैं दोस्तों बीर्थ गंगा भी कहते हैं, बीर्थ गंगा कहते हैं, या फिर इसे दक्षिणी गंगा के नाम से जाने जाते हैं, दक्षिणी गंगा। थोड़ा लिखने में अगर मिसप्रिंट होता है दोस्तों तो माफ कीजिएगा, थोड़ा सा हर्षिका दीर्घकार में मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। बीर्थ गंगा या फिर दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाने जाते हैं। अगर इसका लंबाई की बात करते हैं दोस्तों तो लंबाई हो जाएगा 1465 किलोमीटर। अगर इसका हम जो है, अगर इसका जो है कुछ सहायक नदी की बात करते हैं दोस्तों तो पूर्णा हो जाएगा, पूर्णा, वर्धा, माजरा, पूर्णा, वर्धा, माजरा, बेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, ये सभी जो है गोदावरी का सहायक नदी है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम कृष्णा नदी की बात करते हैं दोस्तों, कृष्णा नदी की बात करते हैं, इसका लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 1400 किलोमीटर। गोदावरी की लंबाई 1465 और कृष्णा की 1400 किलोमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आते हैं। स्तंभ 1 में दिए गए खिलाड़ियों के स्तंभ 2 में जो है मिलान करना है। तो डी गुकेश का संबंध किससे दोस्तों? डी गुकेश का संबंध शतरंज से है। हरमनप्रीत कौर का संबंध जो है हॉकी से है और मनु भाकर का संबंध शूटिंग से है, ठीक है। तो इस तरह से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं। डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? आप जानते होंगे दोस्तों, तो डालमिया नगर जो है सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, डालमिया नगर जो सीमेंट उत्पादन है दोस्तों, उसका स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना जो है 1939 में हुआ था। ठीक है, स्थापना कब हुआ था? इस सीमेंट उद्योग की स्थापना 1939 में हुआ था। आइए दोस्तों कुछ उद्योग की बात करते हैं। ठीक है, इसी तरह से कुछ उद्योग की बात करते हैं। जैसे में पूछता है दोस्तों, तसर रेशम उद्योग। तसर रेशम उद्योग, तसर रेशम उद्योग के उत्पादन जो है भागलपुर में होता है। ठीक है, भागलपुर में होता है। ठीक है, सिंदूर उद्योग, सिंदूर उद्योग इसका उत्पादन जो है लखीसराय बिहार में होता है। लखीसराय बिहार में होता है। कांच उद्योग, ठीक है, कांच उद्योग इसका उत्पादन पटना में होता है। उर्वरक उद्योग इसका उत्पादन जो है बरौनी में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? बरौनी में। तो ये सभी जो है याद रखिए, कुछ बिहार के उद्योग हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 31 की ओर। 31 तो मैथ रीजनिंग है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ मिलता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? कहता है दिए गए प्रश्न पर विचार करना है और उत्तर लेने में जो सक्षम होगा उसको अथी करना है। ठीक है, कहता है किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है? अब इसके अनुसार जो है जवाब देना है। कथन में कह रहा है कि ग्रेनाइट का रंग दीवार का रंग है। इसके अनुसार तो कुछ पता नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि दीवार का रंग जो है लाल, पीला, हरा, नीला किसी तरह के हो सकता है। इससे कोई कंफर्म नहीं निकल पाया। ग्रेनाइट का रंग बहुत चमकीला। देखिए, चमकीला में कोई भी रंग में चमकीला हो सकता है दोस्तों, है ना? कोई भी रंग में चमकीला अधिक हो सकता है, कम हो सकता है कि नहीं? तो चमकीला में किस तरह का होगा? लाल में चमकीला होगा, हरा में होगा, किस तरह का चमकीला होगा, है कि नहीं? तो इससे भी कोई निष्कर्ष निकल रहा है? कुछ भी नहीं निकल रहा है। तो ना ही एक ना ही दो जो है निष्कर्ष देने में जो है मतलब है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ना ही एक और ना ही दो। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 41 की ओर। धातुओं और अधातुओं के गुणों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बताइएगा दोस्तों, कौन सा कथन सही है? कहता है सभी धातु एक कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। क्या ये सही है दोस्तों? नहीं, सभी धातु कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है। जैसे में हम कह सकते हैं दोस्तों, पारा। पारा क्या धातु है? कमरा के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। तो पहला तो गलत हो गया दोस्तों, है कि नहीं? आयोडीन एक अधातु है, फिर भी यह चमकीला होता है। कहता आयोडीन एक अधातु है, सही है, फिर भी चमकीला होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 2 नंबर जो है बिल्कुल सही कथन हो गया। कहता अधातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। यह गारंटी नहीं है दोस्तों कि हाइड्रोजन गैस से मुक्त करेगा, कुछ और भी मुक्त कर सकता है कि नहीं? कहता है सोडियम और पोटेशियम बहुत कठोर धातु है जिसका गलनांक उच्च होता है। ये भी गलत दिया दोस्तों। सोडियम और पोटेशियम जो है नरम धातु है। क्या है? नरम धातु, जिसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 42 की ओर। पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? बताइएगा दोस्तों। तो कहता है दोस्तों पित्त रस का स्राव यकृत द्वारा होता है तथा पित्ताशय में संग्रहित होता है। ये बिल्कुल सही है। पित्त रस का स्राव यकृत में यकृत के द्वारा होता है और जमा जो होता है यानी संग्रहित होता है पित्ताशय में होता है। ये सही है। क्षुद्रांत भोजन का पूर्ण पाचन स्थल है। ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, कहता है ट्रिप्सिन एंजाइम जो है स्टार्च के पाचन में सहायता करता है। गलत है दोस्तों। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है स्टार्च के पाचन में नहीं बल्कि प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। और स्टार्च के पाचन की बात करते हैं दोस्तों, तो स्टार्च के पाचन में एमाइलेज एंजाइम एंजाइम जो है सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, है कि नहीं? अमाशय में श्लेष्मा की परत आंतरिक स्तर को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाती है। ये भी सही दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 43 की ओर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुणों के बारे में सही कथन चुने। तो सही कथन चुनना है। कहता है बेज चुंबक बाहरी उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है। ये तो बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। ठीक है, 2 चुंबक क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है। गलत दिया दोस्तों। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है एक दूसरे को कभी काटती ही नहीं, कभी काटवे नहीं करेगा। तो समकोण पर कैसे काटेगा? तो कभी नहीं काटती है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ये भी गलत दिया दोस्तों। जब चुंबक के अगर अंदर पूछे दोस्तों तो अंदर में होगा दक्षिण, उत्तर से दक्षिण नहीं, जबकि दक्षिण से लेकर के उत्तर होगा। ठीक है, चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर, और चुंबक के अगर बाहर बोले तब हो जाएगा उत्तर से दक्षिण होगा। ठीक है, कहता है जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। ये भी गलत होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जब दूर होगा दोस्तों तो फिर प्रबल कैसे होगा, है ना? वहां पर निर्बल हो जाएगा, प्रबल तो कभी नहीं होगा। ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बता चुके हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 44 की ओर।
कहता 5 सेंटीमीटर लंबा एक पिन 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण दिया हुआ है तो 50 सेंटीमीटर दूर पर रखा आता है, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। अच्छा, इसका तो फार्मूला आप जानते होंगे दोस्तों, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दर्पण दिया हुआ अवतल मतलब निगेटिव में होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फोकस दूरी दिया हुआ 40 सेंटीमीटर, क्या चीज में होगा, निगेटिव में, तो फोकस दूरी कितना होगा 40 सेंटीमीटर जो कि निगेटिव में होगा, ठीक है। 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, मतलब यू के मान कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, मतलब 1/v प्लस में माइनस में 1/50 होगा, क्यों, क्योंकि जो है अवतल दर्पण है। अब इसको हल कर सकते हैं दोस्तों, तो 1/v का मान क्या हो जाएगा, 1/v का मान यहाँ आ जाएगा माइनस में 1/200 आ जाएगा, ठीक है। तो v का मान कितना हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर मतलब 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस सेंटीमीटर में होता है, इसको उलटना पड़ेगा ना v के मान निकालने के लिए। तो 2 मीटर यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बता दिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 की ओर, इसमें से किसका पीएच मान शुद्ध जल से कम होता है, बता दीजिएगा। तो किसका मान दोस्तों, तो जठर रस का पीएच मान जो है शुद्ध जल से भी कम होता है, ठीक है। अच्छा, पीएच मान के बारे में थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों, तो पीएच मान जो है 0 से लेकर के 14 तक होता है। अगर 0 से लेकर 7, 0 से लेकर के यानी कहने का मतलब जो 7 से अगर कम रहा, 7 से कम रहा तो वो अम्लीय को प्रदर्शित करता है, अम्लीय को, और 7 रहा तो उदासीन को प्रदर्शित करेगा। अगर 7 से अधिक रहा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षारीय को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अच्छा, पीएच मान की खोज जो है सोरेनसन के द्वारा जो है 1909 में खोज किया गया था, ये भी याद रखिए। अच्छा, कुछ जो है वस्तु का पीएच मान याद रखिएगा दोस्तों, जैसे में बोल देते हैं, ठीक है। अमाशय रस का पीएच मान जो है 1.2 होता है, नींबू का रस का पीएच मान 2.2, सिरका का पीएच मान 2.8, शराब और बियर का पीएच मान 4 होता है, मानव लार का पीएच मान जो होता है 6.4 होता है, और दूध का पीएच मान 6.8 होता है। तो ये सभी जो है पीएच मान याद रखिएगा, ठीक है। और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, इस चैनल से जरूर जुड़े दोस्तों, अगर रिजल्ट चाहिए दोस्तों तो आपको इस चैनल से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। कहते हैं दोस्तों, जब किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, जब किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, अब गैरों से कहलवा दिया कि होनहार हो तुम। इतनी गैर जिम्मेदारी से दिल तोड़ा मेरा कि आज मेरी कामयाबी का जिम्मेदार हो तुम। तो इस बार दोस्तों कामयाब होकर दिखाना है, CGL4 में सचिवालय सहायक का एक पोस्ट लेके आना है, हर हाल में लाना है, 4600 पे ग्रेड हमें लेकर आना है, तो लेकर आना है, ठीक है। तो हिम्मत रखिए दोस्तों, अपने आप में हिम्मत रखिए, मन से हारना नहीं है, ठीक है, मन से कभी हारना नहीं है। कहते हैं दोस्तों कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, जो हार गया बिन लड़े उस पर है धिक्कार, उस पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, और सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना, ठीक है। तो अपना अधिकार लेके रहना है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों, एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में कौन से भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, बताइएगा दोस्तों। तो कहता है मुद्रा जारी करना आरबीआई कार्य है, सरकार का बैंक है, बैंकों का बैंक है, जमा स्वीकार करना जो है आरबीआई का कार्य कभी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अच्छा, आरबीआई की थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर, हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर इसका स्थापना हुआ था। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों। अगर प्रथम गवर्नर की बात करते हैं दोस्तों, तो सर ओसबॉर्न स्मिथ जो है प्रथम गवर्नर, इसका प्रथम गवर्नर रहे हैं। अगर प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करेंगे तो कौन होगा दोस्तों, सीडी देशमुख इसका प्रथम भारतीय गवर्नर है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 52 की ओर, वैश्वीकरण तेजी से एकीकरण या अंतः संबंध किसके बीच प्रक्रिया है, तो इसका राइट आंसर होगा देशों के बीच प्रक्रिया है। वैश्वीकरण तेजी से एकीकरण या अंतर संबंध जो है देशों के बीच प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा, ये तो आप भी जानते हैं दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में अवस्थित है, ठीक है। इसका अगर क्षमता की बात करते हैं तो इसका क्षमता जो है 1,32,000 जो इसका क्षमता, यह विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। कुछ अन्य स्टेडियम की बात करते हैं दोस्तों, जो दिया हुआ है, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में स्थित है, अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, मुथैया मुरलीधरन स्टेडियम जो है मुथैया अन्नामलाई चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है, राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है। तो ये सभी जो है स्टेडियम याद रखिए। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर,
बीपीआरडी का पूरा नाम क्या है? बीपीआरडी का पूरा नाम ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बीपीआरडी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 1970 में हुआ था, ठीक है। और यह जो है गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, गृह मंत्रालय के जो है अधीन काम करता है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों कि पुलिस बल का आधुनिकीकरण, अनुसंधान तकनीकी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बढ़ावा आदि देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 55 की ओर। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों? चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। इन्होंने जो है इस पुस्तक का प्रकाशन 1859 में किया था, 1859 में किया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 56 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प लोकपाल के लिए चयन समिति की संरचना का सही वर्णन करता है? बताइएगा। तो प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्वारा नामित प्रतिष्ठित विधिवेत्ता, ये जो है सही वर्णन है, ठीक है। बताइएगा दोस्तों, भारत में प्रथम लोकपाल बिल जो है संसद में कब लाया गया था? तो प्रथम लोकपाल बिल जो है संसद में 1968 में लाया गया था, 1968 में। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछता है दोस्तों कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जो है कब लाया था? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जो है 2013 में लाया था, ठीक है, 2013 में। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चले। गर्मी के दौरान थार मरुस्थल निम्नलिखित में किसके कारण कम दाब वाला क्षेत्र बन जाता है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा तीव्र सौर तापमान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। जब तीव्र जो है गर्मी पड़ता है दोस्तों, तो उस समय हवा क्या होता है? गर्म हो जाता है, और गर्म जो है हवा हल्की होकर ऊपर उठता है। जहां पर जब ऊपर उठता है दोस्तों, तो नीचे का जो है वायुदाब क्या होता है? कम हो जाता है, ठीक है। इसी के कारण जो है थार मरुस्थल जो है कम दबाव वाला क्षेत्र बन गया है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 58 की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक उप गवर्नर की अधिकतम संख्या कितनी है? तो भारतीय रिजर्व बैंक में उप गवर्नर की संख्या अधिकतम 4 है। कितना है दोस्तों? अधिकतम 4 है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, मांड किस राज्य का लोकप्रिय संगीत है? तो मांड जो है राजस्थान का लोकप्रिय संगीत है, और यह जो है राजस्थान के शाही दरबार में विकसित हुआ, और अक्सर राजाओं और शासकों की प्रशंसा के लिए जो है इसका इस्तेमाल होता है, मांड का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 60 की ओर। निम्नलिखित में किस पर्वत श्रृंखला में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? उद्यान कटा हुआ है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो दोस्तों? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। उत्तराखंड ऑप्शन में नहीं दिया हो दोस्तों, तो उत्तराखंड किधर पड़ता है दोस्तों? पश्चिमी हिमालय में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी हिमालय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। 71 की ओर। पादपों में प्रकाश अनुवर्तन के लिए कौन सा पादप हार्मोन मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश अनुवर्तन के लिए ऑक्सिन्स हार्मोन जिम्मेदार है, ऑक्सिन्स हार्मोन। अगर हम साइटोकाइनिन हार्मोन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका काम क्या है? कोशिका का विभाजन करना, सेल का विभाजन करना, कोशिका का विभाजन करना, ये साइटोकाइनिन हार्मोन का कार्य है। जिब्रेलिन की बात करें दोस्तों, तो यह जो है पौधे के विकास को नियंत्रित करता है, पौधे के विकास को नियंत्रित करता है, ठीक है, पौधे के विकास को नियंत्रित करता है, ठीक है। अगर हम एबिसिसिक एसिड की बात करते हैं दोस्तों, तो यह एक जो है वृद्धि रोधक हार्मोन है, यानी पौधे को वृद्धि होने से, अत्यधिक वृद्धि होने से क्या करता है? रोकता है, वृद्धि रोधक हार्मोन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 72 की ओर। जिसमें कोई ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता है, ऐसे ऐसे कार्यात्मक समूह वाले यौगिक वर्ग क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हैलो यौगिक, हैलो यौगिक। क्वेश्चन नंबर 73, 4 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक की कुंडली में 1 MA की धारा प्रेरित होने पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्नलिखित में कितना होगा? अच्छा, EMF बराबर सूत्र होता है दोस्तों, EMF बराबर होता है धारा अगुने में प्रतिरोध, धारा इंटू प्रतिरोध, धारा इंटू प्रतिरोध होता है, याद रखिए, यानी कहने का मतलब IR, ठीक है। EMF बराबर क्या होता है? IR होता है। तो धारा का मान दिया हुआ कितना दोस्तों? धारा का मान दिया हुआ है 1 एम्पियर, ठीक है, और प्रतिरोध के मान दिया हुआ है 4 ओम, ठीक है। तो 4 गुना 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 4 MV, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74,
साबुन के अणु में होता है। साबुन के अणु में क्या होता है? तो जल रागी शीर्ष होता है और जल विरागी पूछ होता है। ठीक है। अच्छा, ये जल रागी और एक जल विरागी क्या है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है? तो जल रागी क्या है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो जल रागी जो है यह एक आयनिक शीर्ष होता है जो जल में घुलनशील होता है, जो जल का प्रेमी होता है, यह हो गया जल रागी। अगर जल विरागी की बात करते हैं दोस्तों तो यह एक कार्बन की लंबी श्रृंखला है जो तेल और मैल में घुलती है लेकिन जो है जल से दूर भागता है। जब जल से दूर भागेगा तभी तो कपड़ा अच्छा तरह से साफ होगा, नहीं है कि नहीं? तो इसका मतलब यही होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 75 की ओर। नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और प्रचुर मात्रा में जल की चयनात्मक पुनः अवशोषण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। समीपस्थ, संबलिका, नालिका। समीपस्थ, संबलित नालिका। संबलित नालिका है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 81 की ओर। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत जो है पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। आप जानते हो दोस्तों, भारत जो है पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है। जो कि 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, कहाँ है दोस्तों? उत्तरी अक्षांश, तथा जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित होता है। ठीक है। अगर भारत का क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्तों तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल क्षेत्रफल का जो है 2.42% आता है। ठीक है, 2.42%। अगर इसका जो है उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात करते हैं दोस्तों तो उत्तर से दक्षिण लंबाई इसका है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। अगर पूर्व से पश्चिम लंबाई की बात करें दोस्तों तो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, 2933 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 82 की ओर। 11 अप्रैल 2025 को ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई। भारतीय समाज में उनके निम्नलिखित में किस प्रमुख योगदान के लिए स्मरण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, भारत में बालिकाओं हेतु पहले विद्यालय की स्थापना के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ज्योतिबा फुले के द्वारा जो ही है, ज्योतिबा फुले के द्वारा ही सत्यशोधक समाज की स्थापना भी किया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था दोस्तों 1873 में। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा ही। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 83 की ओर। मोहनजोदड़ो स्थल का संबंध किस नदी से है? तो मोहनजोदड़ो स्थल का संबंध जो है सिंधु नदी से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अच्छा, मोहनजोदड़ो की बात करते हैं दोस्तों तो इसका खोज जो है 1922 में हुआ था। 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा जो है इसका खोज किया गया था। ठीक है। यह जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में अवस्थित है, जो कि सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सैंधव सभ्यता का जो है सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है। और मोहनजोदड़ो से ही जो है एक सील पर 3 मुख वाले देवता का अंकित है, जिस पर जो है हाथी, गैंडा, बाघ और भैंसा विराजमान है। ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि नर्तकी का जो है कांस्य मूर्ति कहाँ से मिला है? तो नर्तकी का कांस्य मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से ही मिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक कारक राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में ग्रामीण बस्ती की सघनता को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा पानी की उपलब्धता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 85 की ओर। 1991 के सुधार के बाद कृषि क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 7 अप्रैल 2001 में भारत में कृषि उत्पादों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध पूर्ण रूप से हटा दिया गया था। ये बिल्कुल सही कथन है। 1991 के बाद जो है भारत में कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क भारी वृद्धि किया गया था, वृद्धि नहीं हटा दिया गया था। तो दूसरा तो गलत हो गया। 1991 के बाद जो है निर्यातमुखी नीति के कारण देशीय बाजार के लिए उत्पादन की निर्यात बाजार के लिए उत्पादन की ओर बदलाव हुआ, जिसमें खाद्यान्नों की तुलना में नकदी फसल पर अधिक ध्यान दिया गया। तो ये भी सही कथन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 86 की ओर। भारत की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दौरान भारत की जनसंख्या में अनुमानित दशकीय वृद्धि दर कितना था? तो अनुमानित दशकीय वृद्धि दर जो था 17.6%।
क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 87 की ओर। गुप्त साम्राज्य के दौरान चाटा और भाटा शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो चाटा और भाटा का इस्तेमाल जो है नियमित और अनियमित सेना के लिए करते थे। ठीक है, जो साधारण सैनिक था दोस्तों, जो साधारण सैनिक था उसको चाट कहते थे। क्या कहते थे? चाट। अब गुप्त साम्राज्य में ही सेना के सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते थे? तो महाबलाधिकृत के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, और जो गज सेना का प्रमुख जो था दोस्तों, गज सेना का प्रमुख, उसे कहते थे महापीलुपति। क्वेश्चन नंबर 88। कोरोमंडल तट भारत के किस भाग में अवस्थित है? तो कोरोमंडल तट जो है भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में अवस्थित है, दक्षिणी पूर्वी तट में। ठीक है, कोरोमंडल तट का विस्तार जो है आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु के तट तक अवस्थित है। ठीक है, आइए दोस्तों थोड़ा सा आपको मैप में दिखाते हैं। ठीक है, मैप में दिखाते हैं। आपको मैप दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, आपको मैप दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, एक सेकेंड, यहाँ पर आपको दिख रहा है, देख कोरोमंडल तट है। ठीक है, कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ से? देखिए आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु तक है। ठीक है, इधर देखिए डेल्टा तट है दोस्तों, डेल्टा तट है। ठीक है, उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश के तट को डेल्टा तट कहते हैं। इधर आपको दिख रहा है दोस्तों, देखिएगा ये आपको दिख रहा है मालाबार तट। ठीक है दोस्तों, जो कि आपको दिख रहा है कर्नाटक से लेकर के कहाँ तक? कर्नाटक से लेकर के केरल तक के तट को जो है मालाबार तट कहते हैं। गोवा से लेकर के जो कर्नाटक जो तट है दोस्तों, उसे केंद्रा तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सभी तट जो है याद रखिएगा, मैप से आपको शायद बेहतर समझ में आया होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो दोस्तों? दक्षिणी पूर्वी तट तो हो गया दोस्तों, है ना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 89 की ओर। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2020 में। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है 2020 में शुरुआत किया है। क्वेश्चन नंबर 90। कर्नाटक में स्थित बादामी गुफाओं का निर्माण निम्नलिखित में से किन शासकों द्वारा करवाया गया है? तो बादामी गुफाओं का निर्माण जो है चालुक्य शासक के द्वारा करवाया गया है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, चालुक्य शासक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 101 की ओर आते हैं। इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन भी कहा जाता है? तो आप जानते होंगे, प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जो बॉडी बिल्डिंग करता है दोस्तों, जो जिम करता है, वो देखिएगा खासकर अपने पास प्रोटीन का डब्बा जरूर रखेगा। ठीक है, कुछ रहे चाहे मत उसके पास, लेकिन प्रोटीन का जो डब्बा रहेगा जरूर रहेगा, है कि नहीं, यानी प्रोटीन उसको जरूरी चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 102 की ओर। जब ग्राफ भी और आई के बीच आलेखित किया जाता है तो जब आलेखित करते हैं तो यह जो है अनंत सरल रेखा प्राप्त होती है। यह अनंत सरल रेखा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन दोनों के माध्यम से प्रजनन कर सकता है? तो पुनर्जनन और मुकुलन के माध्यम से हाइड्रा जो है, हाइड्रा प्रजनन करता है। अच्छा, पुनर्जनन और एक मुकुलन क्या है दोस्तों? मालूम होगा आपको, मुकुलन। ठीक है, मुकुलन मतलब होता है दोस्तों कि जो जीव होता है उसके अंदर से ही जो है कुछ नया जो है कोशिका भित्ति जो है उसका उभार आता है। ठीक है, और उस उभार के द्वारा जो है एक अलग जीव का निर्माण होता है। ठीक है, और मुकुलन क्या है दोस्तों? मुकुलन जो है कहने का मतलब एक जीव है दोस्तों, इसको खंड खंड में काट देंगे, तो जितना खंड में काटेंगे तो कुछ दिन के बाद जो है ये चारों पांचों खंड जो है एक अलग अलग जीव का निर्माण हो जाएगा। यानी 5 खंड में तोड़े हैं तो 5 जीव बन जाएगा, समझ गए, यानी मरता जल्दी नहीं ये है। ठीक है, तो हाइड्रा जो है मुकुलन और पुनर्जनन दोनों के द्वारा जो है विकसित करता है, प्रजनन करता है। क्वेश्चन नंबर 104। फ्लेमिंग के बमहस्त नियम में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, माध्यमा जो है धारा की दिशा को दर्शाएगा, और अंगूठा जो है किसको दर्शाएगा? तो अंगूठा जो है चालक पर लगने वाले बल की दिशा की गति इंगित करता है। चालक पर लगने वाले जो है बल की दिशा की गति इंगित करता है। तो याद रखिएगा तीनों दोस्तों, जो तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा, माध्यमा किसको दिखाएगा दोस्तों? तो माध्यमा जो है धारा की दिशा को दर्शाएगा, और अंगूठा जो है चालक पर लगने वाला बल की गति की दिशा को इंगित करता है।
क्वेश्चन नंबर 105, कहता निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? बताइएगा दोस्तों कौन सा गलत है। कहता CO2 और O2 की तुलना में पानी, CO2 जो है O2 के तुलना में पानी में अधिक घुलनशील है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। CO2 जो है O2 के तुलना में पानी में क्या है, अधिक घुलनशील है। आप देखे होंगे दोस्तों, जो पेय पदार्थ होता है उसमें कौन सा गैस भरा होता है, मालूम है? CO2 गैस भरा होता है। ठीक है, जो पेय पदार्थ जैसे हम लोग स्प्राइट पीते हैं, कोला पीते हैं, तो उस समय कौन सा गैस भरा, बताइएगा। तो CO2 भरा होता है कि नहीं। कहता है पाइरुवेट को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है जो 3 कार्बन अणु होते हैं। ये भी सत्य है ना। एल्वियोली के दीवारों में रक्त वाहिकाएं का एक व्यापक नेटवर्क होता है। ये भी सत्य है। श्वसन वर्णक श्वेत रक्त कोशिकाओं में मौजूद होता है। गलत है दोस्तों। श्वसन वर्णक जो है RBC में होता है। ठीक है, ना कि WBC में नहीं होता है, RBC में होता है। ठीक है, यानी लाल रक्त कोशिका में, ना कि श्वेत रक्त कोशिका में। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 111 की ओर आते हैं दोस्तों। कहता भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कहता है यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हो सकता है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। मौलिक अधिकार न्यायालय के द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, और इसको परिवर्तन करने के लिए आपको मालूम है दोस्तों 5 तरह का रीट भी जारी होता है। इसमें जो मतलब इसमें जो रीट लगेगा अपना, उस रीट लगा करके जो है परिवर्तन हम कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है, तो परिवर्तन हो सकता है। ये जो है उचित प्रतिबंध के अधीन है। ये भी सही है। जो मौलिक अधिकार जो है सीमित क्षेत्र में है। ऐसा है कि आप दूसरे को जो है उससे प्रॉब्लम ना हो, उस अधिकार क्षेत्र में रहकर ही आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रतिबंध है, उससे ज्यादा आप उस अधिकार का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार मौलिक अधिकार है। ये भी सत्य है दोस्तों। कहता यह निरपेक्ष है। निरपेक्ष नहीं है दोस्तों, ये गलत किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। लिएंडर पेस का संबंध किससे है? लिएंडर पेस का संबंध लॉन टेनिस से है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, लिएंडर पेस का संबंध लॉन टेनिस से है। अच्छा, गोल्फ की बात करते हैं दोस्तों, तो गोल्फ से संबंधित कुछ खिलाड़ी देखते हैं। तो जैसे में हो जाएगा टाइगर वुड्स हो जाएगा दोस्तों। जीव मिल्खा सिंह। ठीक है, ये दोनों का संबंध किससे हो जाएगा? गोल्फ हो जाएगा। अच्छा, क्रिकेट तो आप जानते हो दोस्तों, क्रिकेट तो हर हाल में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अगर बैडमिंटन की बात करें दोस्तों, तो बैडमिंटन से क्या हो जाएगा? सानिया मिर्जा हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, एक मिनट गलती बोल दिए, साइना नेहवाल हो जाएगा। कृष्णा नागर हो जाएगा। प्रकाश पादुकोण। ये सभी का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। ठीक है, और सानिया मिर्जा का संबंध किससे? टेनिस से। थोड़ा सा मिस्टेक हम बोल दिए थे। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है? तो मुद्रा को जारी करना और आखिरी कर्जदाता, ये दोनों के दोनों कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, अमृतसर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? तो अमृतसर की संधि जो है 1809 में हस्ताक्षर हुआ था। और किसके बीच हुआ था दोस्तों, बताइएगा। तो चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच हुआ था। महाराणा रंजीत सिंह। ठीक है, महाराणा रंजीत सिंह के बीच हुआ था। और इसी संधि के तहत जो है कश्मीर में डोगरा शासन की शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 115, संविधान सभा ने खालिस्तान को भारत के संविधान को अपनाया था। तो भारत के संविधान को कब अपनाया था संविधान सभा? तो राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी। और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? बताइएगा। एक हो जाएगा ईगल और एक है दोस्तों बास्केट। ये दोनों का संबंध जो है क्रिकेट से नहीं है। ईगल का संबंध किससे दोस्तों? तो ईगल शब्द का संबंध गोल्फ से है। और बास्केट का संबंध बास्केटबॉल से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज सॉरी 1 और 2 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, दोनों का संबंध क्रिकेट से नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 117 की ओर। भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक है तो किस वर्ष की आयु तक के बाले अपनी यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों तक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा का जो अवसर प्रदान करना जो है यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है।
जो कि संविधान के जो है 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ठीक है, ज्योतिबा फूले के द्वारा इसका स्थापना जो है 1873 में महाराष्ट्र में किया था। कहाँ का दोस्तों? महाराष्ट्र में। कुछ अन्य जो है समाज के नाम देखते हैं दोस्तों, जैसे में ब्रह्मा समाज। ठीक है, ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है 1828 में हुआ था, राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है। आर्य समाज तो आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में हुआ था, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। जो है इसका स्थापना हुआ था। प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 में हुआ था, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा हुआ था। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 119, न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। कहता भारतीय संविधान न्यायाधीश को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 देखिएगा दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है? तो प्रारंभिक शैली का नाम सिंधु लिपि है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। कहता है दो पारदर्शी माध्यम को पृथक करने वाला एक इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का एक मार्ग चित्र दर्शाया गया है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी के अपवर्तनांक को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? n ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 132 की ओर। कहता है द्विविस्थापन अभिक्रिया में उत्पाद X और Y को पहचान करना है। ठीक है, PbNO3 का होल 2 प्लस में 2Kl और दिया हुआ इक्वल टू X और Y। तो यहाँ पर X कौन है दोस्तों? तो X हो जाएगा Pb हो जाएगा, PbI2 हो जाएगा और PbI2 हो जाएगा X। तो PbI2 सब में दिया हो दोस्तों, और यहाँ पर Y का मान हो जाएगा KCl2। ठीक है, KCl हो जाएगा। ठीक है, KCl। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो X का मान क्या हो जाएगा? PbL2। ठीक है, PbL2 और Y का मान क्या हो जाएगा? KCl इंटू S जो दिया हुआ वो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 की ओर चलते हैं। एक गोलीय दर्पण और एक पतले गोलीय लेंस, प्रत्येक की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण और लेंस प्रकृति होने पर संभावना क्या होगा? तो जैसे ही माइनस में है दोस्तों और संभावना पूछ रहा है, कंफर्म नहीं, तो क्या हो जाएगा? दोनों को दोनों अवतल होने की संभावना है, क्योंकि माइनस में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कथन न्यूलैंड के ऑक्टेट रूल्स के बारे में सत्य है? तो न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में बता रहा है दोस्तों। ठीक है, इसमें कह रहा है न्यूलैंड का जो है अष्टक जो है, न्यूलैंड लॉ ऑक्टेट्स केवल भारी तत्व के साथ अच्छी तरह से काम करता है। गलत है दोस्तों। ठीक है, केवल भारी तत्व के अच्छी तरह से काम नहीं करता, ये कंफर्म नहीं है, ये जो गलत दिया हुआ ये पहला तो गलत हो गया। न्यूलैंड ऑक्टेट में क्लोरीन सोडियम के गुण समान पाए गए, ये भी गलत है, समान नहीं पाया गया था। इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु आकार के क्रम में व्यवस्थित किया था, ये भी गलत है दोस्तों, परमाणु आकार के क्रम में व्यवस्थित नहीं किया था। ठीक है, यह परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था, परमाणु आकार के नहीं। ठीक है, न्यूलैंड ऑक्टेट्स नियम केवल हल्के तत्व के साथ अच्छी तरह से काम करता है, ये बिल्कुल सही है, ये हल्के तत्व के साथ अच्छी तरह से काम करता है। अच्छा, न्यूलैंड के ऑक्टेट रूल्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो इसका प्रतिपादन जो है 1865 में हुआ था। ठीक है, प्रतिपादन 1865 में हुआ था। उस समय तत्वों की संख्या अगर पूछे दोस्तों तो उस समय तत्वों की संख्या 56 था। ठीक है, इसके अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुणधर्म होता है पहले तत्व के गुणधर्म से समान होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे की ओर। 135 की ओर चलते हैं दोस्तों। कहता है 1500 किलोग्राम द्रव्यमान का एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही, ब्रेक लगाने के बाद कार को रोकने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? ठीक है, कितना कार्य करना पड़ेगा? तो इसका तो आप फार्मूला जानते होंगे दोस्तों। पहले तो ये किलोमीटर में दिया हो दोस्तों, पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 36 गुने में 5/18 कर देते हैं
18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब W बराबर क्या होता है दोस्तों, 1/2 mv² होता है, ठीक है। तो 1/2 m के मान दिया हुआ है 1500 kg, तो 1500 गुना v के मान दिया हुआ है 10, तो 10 गुना 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसको हल करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा बता, 75 दूना 150, ठीक है, यानी 7 पर 000 इतना जूल। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, तो मैथ आ गया है आगे। अब यहाँ से जो है करेंट अफेयर है दोस्तों, ठीक है। कहता है सेबेस्टियन लेकार्नो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो सेबेस्टियन लेकार्नो को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। टाइम पत्रिका के किड ऑफ ईयर पुरस्कार 2025 से किस भारतीय मूल के अमेरिकी छात्रा को सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तेजस्वी मनोज को जो है सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 143, सितंबर 2025 तक सैन्य अभ्यास जापाद का आयोजन किस देश में किया गया। तो जापाद का जो आयोजन जो है रूस में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 144, 10 सितंबर को प्रति वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 10 सितंबर को प्रति वर्ष जो है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। क्वेश्चन नंबर 145, किस भारतीय फिल्म निर्माता को 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्नपूर्णा राय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, अन्नपूर्णा राय। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 146 की ओर, किस राज्य ने 99.3% साक्षरता दर वाले चौथा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बना है। राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 147, बिहार राज्य में कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन नालंदा के राजगीर में किया गया है, ठीक है, नालंदा के राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 148, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के कितने शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 शिक्षक को सम्मानित किया गया है, ठीक है, 3 शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 149, सितंबर 2025 तक भारत और किस देश के मध्य सैन्य अभ्यास मैत्री का जो 14वां युद्धाभ्यास है का आयोजित किया गया। तो मैत्री 14th का जो अभ्यास है इसका आयोजन जो है भारत और थाईलैंड के बीच आयोजन हुआ, भारत और थाईलैंड के बीच इसका आयोजन जो है मेघालय में किया गया था, मेघालय में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150 और लास्ट क्वेश्चन जीके का, भारत में निर्मित पहले 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है। तो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम विक्रम है, ठीक है। तो जीके जीएस का श्रृंखला जो है समाप्त हो गया है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है मैथ रीजनिंग के श्रृंखला की ओर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 से मैथ रीजनिंग है, देखिएगा। कुछ पासा दिया हो दोस्तों, इसमें कह रहा है कि हाथ का विपरीत शब्द कौन सा होगा, ठीक है, हाथ का विपरीत शब्द। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, हाथ का जो बगल में पैर और आंख दिया हुआ है, ठीक है, पैर और आंख कहीं है दोस्तों, पैर आंख तो कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर छट जाएगा, पैर खत्म हो जाएगा और आंख नहीं दोस्तों। यहाँ पर हाथ के बगल में नाक और पैर, तो नाक भी छट गया दोस्तों, ठीक है, इस तरह से भी नहीं हो रहा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। कुछ पासा दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि हाथ का विपरीत शब्द कौन सा होगा, ठीक है। हम देख रहे हैं हाथ एक इसमें है दोस्तों, एक हाथ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हाथ के बगल में दिया हुआ है आंख पैर, अगर इसका जो है क्लॉकवाइज घुमाते हैं दोस्तों तो हाथ आंख पैर, तो हाथ का तो हाथ ही होता है दोस्तों, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम कुछ देख रहे हैं दोस्तों कि पैर और पैर, ठीक है, अगर यहाँ से हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं, इन दोनों पासा में लेके चलते हैं तो पैर हाथ और आंख, ठीक है, पैर हाथ और आंख हो जाएगा, ठीक है। इसमें लेते हैं दोस्तों पैर मुंह और नाक हो जाएगा, ठीक है। तो पैर हो जाएगा, मुंह और नाक हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं हाथ का जो अपोजिट क्या है, देखिए हाथ का अपोजिट मुंह आ रहा है, हाथ का अपोजिट मुंह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, हाथ का अपोजिट मुंह। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा दोस्तों, OASIS का दिया हुआ है RJTBN, ठीक है, और उसी तरह से इसको भी इस तरह से लिखा गया है। तो कहता है इसका जो है क्या होगा, OCCUR, इसका मतलब क्या होगा। तो इसमें क्या किया गया दोस्तों, हम देख रहे हैं
कि यहाँ से यहाँ ले गया दोस्तों, ठीक है, यानी 15 में से 1 घटाया है 14 हो गया है। ए में से जो है ए में प्लस 1 जोड़ा गया है, एक बार जो पहला में घटाया दूसरा में जोड़ा है। तीसरा में देख रहे हैं दोस्तों, तीसरा में क्या कर रहा है, तीसरा में भी जोड़ रहा है दोस्तों, चौथा में भी जोड़ रहा है, पांचवा में घटा रहा है। यानी कहने का मतलब पहला और अंतिम घटा रहा है, बाकी जो बीच वाला है सब जोड़ रहा है। तो पहला अंतिम घटाइएगा, तो पहला अगर ओ को घटाते हैं दोस्तों तो कितना आ जाएगा इधर में, तो इधर आ जाएगा 14 यानी एन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आर को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा क्यू, यानी पहला क्यू और अंतिम में एन कहाँ दिया हुआ देखे तो पहला में क्यू और अंतिम में एन, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, हम इसका संबंध इससे करते हैं और इसका संबंध इससे ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला आपको दिख रहा है दोस्तों, इधर जो है घुमाया गया है 90 डिग्री, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को 90 डिग्री हम घुमाएंगे इधर तो कैसा बनेगा दोस्तों बताइएगा। तो 90 डिग्री घुमाएंगे तो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक ही को ऑप्शन एम दिया हो दोस्तों, तो जब एक ही को छट रहा है तो फिर दूसरा से क्या मतलब है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर नहीं छटता तो आगे भी हम पकड़ते हैं, ठीक है। अगर नहीं छटता तो हम देख रहे हैं यहाँ टी है, टी को ऊपर की ओर ले गया दोस्तों, ठीक है, 90 डिग्री घुमाया है, तो इसको भी हम घुमाएंगे तो देख रहे इस तरह से आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 4 की ओर आते हैं। मोर का लिखा हुआ है 14, 12, 9, 22, ठीक है, 14, 12, 9 और 22 लिखा दोस्तों। तो चूंकि हम देख रहे हैं दोस्तों कि एम का वैल्यू होता है 13, 13 में 1 जोड़ते हैं तो कितना आता है 14 आ रहा है कि नहीं। एम का वैल्यू होता है दोस्तों, एम का वैल्यू कितना होता है बताइएगा। नहीं दोस्तों इस तरह से नहीं किया गया, ठीक है, इस तरह से नहीं किया गया है क्योंकि आगे गड़बड़ा रहा है। अच्छा 13 का जो अपोजिट कितना होता है 14 यानी एन होता है। ओ का अपोजिट कितना होगा दोस्तों, ओ का अपोजिट बता दीजिएगा, एल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एन का वैल्यू 14 दिया हुआ, एल का वैल्यू 12 दिया, यानी अपोजिट करके लिखा हुआ है तो अपोजिट लिखिए, ठीक है। तो एस का अपोजिट कितना हो जाएगा एच, एच मतलब 8, 8 यहाँ है और 8 यहाँ भी है। 26 भी दे रहा है दोस्तों, 26 भी है तो हमें 17। अच्छा आई का अपोजिट आर होता है दोस्तों, आर का वैल्यू 18 होता है तो 18 इसमें दिया हुआ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 5 को, ये तो विषम छाटना है, स्वर व्यंजन पर आधारित नहीं है जो स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको देखते हैं दोस्तों क्या करना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एन से पी में जा रहे हैं +2 हो रहा है और पी से आर में जा रहे हैं +2 हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसमें लेके चलते हैं दोस्तों, यू से भी में जा रहे हैं +1 हो रहा है दोस्तों, ये तो +1 हो रहा है। के से एम में जा रहे हैं +2, ई से जी में जा रहे हैं +2, यानी देखिए यहाँ पर +1 हो रहा था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो उतना करने से क्या मतलब है, जैसे छट जाए बस सीधे निकालो। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 6 की ओर चलते हैं। कुछ इसके आधार पर जो है ऑप्शन को छाटना है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों 7 गुना 2 कर रहे हैं, ठीक है, अब फिर गुना 2 किया हुआ है, आगे जो है प्लस में 10 किया हुआ है कि यानी गुना 2 प्लस में 10। तो देखिए क्या इसमें +10 हो रहा है, नहीं, इसमें देखिए +10 हो रहा है दोस्तों। तो गुना 2 भी यहाँ हो रहा है, फिर गुना 2 भी हो रहा है, प्लस में 10 भी हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखे दोस्तों। अब वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। एक निश्चित कूट को जो है हीट को लिखते हैं 132 में, एच से बी बाई जेड को लिखते हैं 144, तो बाई आर एफ का मतलब कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका देखिएगा दोस्तों क्या कर दिया इसमें। अच्छा एच का जो है अपोजिट कितना होता है, अगर हम एच का अपोजिट जोड़ते हैं दोस्तों तो एस होता है, आई का अपोजिट आर होता है, टी का अपोजिट क्या होगा दोस्तों बताइएगा, टी का अपोजिट 20, 7, 27 यानी कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा ना, जी हो जाएगा, ठीक है जी। अगर इसका वैल्यू लिखते हैं दोस्तों 19 और प्लस में 18 और प्लस में अगर 7 करते हैं तो कितना था दोस्तों, तो 19, 8, 27, 10, 37, 7, 44, 44 गुना अगर हम 3 करते हैं, 3 कहाँ था दोस्तों, जय को वर्ड दिया हुआ है उतना से गुना कर रहे थे, ये चाहिए 3 को है ना, तो 3 से गुना करें तो 132 आ रहा है कि नहीं। उसी तरह इसको भी कर दें, पहले बाई का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, बाई का अपोजिट बी हो जाएगा यानी 2, आई आर यानी आई आर का अपोजिट आई यानी 9 हो जाएगा, प्लस में एफ का अपोजिट क्या दोस्तों यू, यू का कितना हो जाएगा 21 और गुना में कितना हो जाएगा 3 कर देंगे तो 21, 9, 30 और 2, 32, अब 32 गुना 3 करेंगे कितना दोस्तों 96 हो जाएगा ना, 32 गुना 3 96, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, प्लस का अर्थ माता दिया हुआ है, माइनस का अर्थ भाई, गुना का अर्थ पत्नी, भाग का अर्थ पत्नी पिता है, ठीक है। तो प्लस का अर्थ क्या दिया, माता, माता दिया हुआ है, डी का माता सी दिया हुआ, माता है माँ। डिवाइड का अर्थ पिता है दोस्तों, यानी सी का पिता बी है, प्लस में करते हैं पिता हो गया। गुना का अर्थ पत्नी है दोस्तों, तो एक पति होगा तो एक पत्नी हो जाएगा, बस हो गया।
तो कहता ए और डी से क्या संबंध है, ए और डी क्या है दोस्तों, तो इसका तो माता ही हो गया दोस्तों, इसका जो है पिता ही हो गया, है ना। यानी कह सकते हैं दोस्तों माता के क्या, माता के माता हो जाएगा, माता के माता, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, माता के माता, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, पहले जो है इसको काउंटिंग कर लीजिए कितना हो रहा है, 3 4 3 7 3 10 11 11 3 14 3 17 18 18 3 21 21 3 24 24 2 26, टोटल 26 हो रहा है दोस्तों। यानी बैठ पाना थोड़ा सा मुश्किल बुझा रहा है, तो देखिएगा दोस्तों जब बैठ पाना मुश्किल बुझा रहा है तो इसी में से अपना जो है काम कर देना है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों प्रत्येक में क्यू दिया हुआ सबसे अधिक क्यू है, तो पहले हम क्यू बैठा के देख ले एक बार। तो पहले हम थोड़ा सा क्यू बैठाते हैं क्योंकि सबसे आगे क्यू ही दिया हुआ है, एक में एन दिया हुआ दोस्तों, ठीक है। तो अगर नहीं बैठेगा तो एन बैठा देंगे। तो हम आगे एल एम एन क्यू ओ, एल एम एन क्यू ओ एल, ठीक है, यहाँ तक हम बाउंडिंग कर दिए। फिर एल एम 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 के बाद एन है दोस्तों, क्यू ओ एल बाउंडिंग हो गया, एल एम एन क्यू ओ एल, देखिए तो सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिक हो गया हमें। तो क्यू एन एम एल, क्यू एन एम एल कहाँ है दोस्तों, देखिए तो क्यू एन एम एल एक ही मिला है कि नहीं, बस हो गया, क्यू एन एम एल एक मिल गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे 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 और भी दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर ओ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 10 की ओर चलते हैं। सीरीज दिया हुआ है, देखिएगा एम का 13 होता है दोस्तों, 13 प्लस 3 16 हो रहा है, और 16 प्लस 3 19 हो रहा है, और 19 प्लस 3 करेंगे तो 22 हो जाएगा, यानी भी हो जाएगा। 10 में से 3 गया 7, 7 में से 3 गया 4, और 4 में से 3 गया क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा, है कि नहीं। पी दिया दोस्तों, पी 16, 16 में से जो है 3 गया 13, यानी 3 3 घट रहा है, तो 10 में से 3 गया 7, यानी क्या होगा दोस्तों, जी हो जाएगा। तो भी ए जी कहाँ है, देखिए भी ए जी यहाँ भी और यहाँ भी, आगे भी देखना पड़ेगा दोस्तों। तो 20 3 23 3 26, अगला क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर आगे देखे दोस्तों, 16 की ओर चलते हैं। अच्छा इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें तो आप क्यूब कर दीजिएगा तो ऐसे ही आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ए प्लस बी के होल क्यूब कर देंगे दोस्तों, जैसे जब ऐसा मान होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक क्यूब माइनस में 3 ए करते हैं ना, एक क्यूब माइनस में 3 ए, तो 7 का अगर हम क्यूब करते हैं तो कितना होगा दोस्तों बताइए, 7 का क्यूब 343 हो जाएगा। अब माइनस में 3 ए करना है तो 3 ए का मान जो दिया हुआ है दोस्तों, यानी एक्स, और एक्स हो जाएगा इंटू में 2/x, इधर ए का मान कितना 7 दिया हुआ है दोस्तों, तो एक्स एक्स तो कट जाएगा, तो 7 या कह दूं ना 42, 343 में से 42 घटेगा तो 301 की राइट आंसर, बस हो गया। एंड इसका फार्मूला आप लोग को तो मालूम होगा है कि नहीं, एक क्यू माइनस में 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखे दोस्तों, बराबर क्षमता वाले दो बर्तन दूध और पानी से भरा हुआ, पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ 2:3 दिया हुआ है, पहले बर्तन में 2:3 दिया हुआ है, दूसरे बर्तन में 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर दोनों को मिलाते हैं तो परिणामी दूध पानी का अनुपात क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो दोनों को मिलाने पर दूध पानी का अनुपात क्या हो जाएगा बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर तो आपको शायद मालूम होगा दोस्तों। देखिए पहला बर्तन 2 और 3 दिया हुआ यानी टोटल 5 दिया हुआ दोस्तों, दूसरा बर्तन में 5-5 दिया, यानी देखो ऊपर नीचे जो है बराबर दिया दोस्तों। तो जब बराबर अगर बराबर देखिए नहीं होता है तो हम बराबर पहले करते, ठीक है, क्योंकि दिया हुआ है बराबर क्षमता वाले, तो बराबर तो पहले से किया हुआ है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं, दोनों केवल जोड़ दीजिए बस हो गया। तो 2 3 5 रेशियो 5 कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5 5 1, यानी 1 रेशियो 1 हो जाएगा, समझ गए। अगर बराबर ये दोनों नहीं होता तो मतलब दोनों रेशियो बराबर अगर नहीं होता मान लिया तो हमको पहले बराबर करना पड़ता, ठीक है। नहीं तो फिर एक नियम और भी आप लोग शायद पढ़े होंगे, 2/5 प्लस में कितना 2/5 प्लस 3/5, इस तरह करके आप लोग जो है ना आप लोग हल करते होंगे। तो जैसे आप लोग अच्छा लगे बेहतर रहे वही काम कीजिएगा, ऐसे सबसे बेहतर उपाय है, इसीलिए हम इस तरह से बताए हैं। 18 की ओर चलते हैं। हाँ तो इसमें ध्यान दिएगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि हम ये मेथड सब में काम करेगा लेकिन ऊपर नीचे बराबर होना चाहिए तब, ऐसा नहीं कि सर इसमें काम कर रहा है उसमें नहीं काम कर रहा है, नहीं। अगर बराबर नहीं होता तो पहले बराबर करेंगे फिर मतलब ऊपर नीचे जोड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। एक खुदरा विक्रेता उत्पाद को जो है लागत मूल्य से 60% अधिक पर अंकित किया है, ठीक है। उसने 25% और 10% क्रमिक छूट प्रदान की और उसने 160 रुपया लाभ कमाया है। देखिए दोस्तों कहता लागत मूल्य से 60% अधिक पर जो अंकित करता है, यानी अगर 100 होगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा 160 रुपया जो है उसका अंकित मूल्य होगा।
CP 100 तो MP कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। अब कहता है 25% और 10% का छूट दिया, समझ गए 25%, तो 25% यहाँ पर अगर 160 में 25% का छूट देंगे, 25% छूट देंगे कितना होगा दोस्तों बता दीजिएगा। तो 25 चौका 100 यानी अगर 40 घटाएंगे तो 120 होगा दोस्तों, 120 हो जाएगा 25% छूट देने के बाद। 10% फिर छूट देंगे तो 10% कितना होगा 12, ठीक है 10% फिर छूट देंगे तो कितना होगा 12, तो 12 घटाएंगे तो 108 हो जाएगा। तो कहता है 160 रुपया का लाभ होता है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं 8 रुपया का लाभ हो रहा है। तो 160 का तुलना किससे हो जाएगा 8 से हो जाएगा। तो लागत मूल कितना है 100 है, तो लागत मूल 100 से गुना कर दीजिए। 8 दूनी 16 यानी 2000 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन हल्का ही रहता है दोस्तों, क्वेश्चन भारी नहीं रहता है, जान नहीं रहता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये सब में ऐसे भी 100 प्लस नंबर आप लोग को आना चाहिए, ठीक है 100 प्लस नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों अगला, कहता है 6 लाख रुपए का एक शैक्षणिक कोर्स में 9% साधारण ब्याज मिलता है। इस वार्षिक ब्याज का उपयोग 3 छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है। पहली और तीसरी छात्रवृत्ति क्रमशः 18,000 और 22,000 है, तो दूसरी छात्रवृत्ति मूल्य कितना हो जाएगा। तो इसमें भी तो देखने में लग रहा है दोस्तों कि भारी है, लेकिन भारी नहीं है, ठीक है। देखिए 6 लाख रुपया हम कहीं जमा करते हैं शैक्षणिक कोर्स में, उस पर 9% वार्षिक ब्याज मिलता है, ठीक है 1 वर्ष में। तो बताइए 6 लाख का जो है 9% कितना होगा। तो 6 लाख का अगर 9% निकालते हैं दोस्तों तो मेरे पास टोटल ब्याज आता है, टोटल ब्याज कितना आता है 9 छक 54, मतलब 54,000 जो है मेरे पास ब्याज मिलता है। 54,000 में देखिए 18,000 और 22,000 जो है छात्रवृत्ति में उपयोग हो गया। तो 22 18 कितना होगा दोस्तों 40 हो जाएगा ना, 22 18 40, तो 40 इसमें घटा दीजिएगा। तो तीसरा छात्रवृत्ति कितना मिल जाएगा बता दीजिए आप खुद ही। तो 14,000 हो जाएगा, है ना 14,000 है क्या दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बड़ा सिंपल था। क्वेश्चन नंबर आगे देखें दोस्तों, इसको तो आप खुद ही हल करें तो बेहतर होगा दोस्तों। अच्छा आपको इसको शायद रूट निकालना आता है दोस्तों, आप वर्गमूल बिना किए रूट आप निकाल सकते हैं। देखिएगा पहले अंतिम से 2 अंक पकड़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 लिखा हुआ है, तो 6 का 6 लाने के लिए किसका वर्गमूल होगा। तो 6 या तो 4 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 का 6, या तो फिर 6 का स्क्वायर होगा, है कि नहीं। यानी कहने का मतलब अंतिम डिजिट या तो 4 आएगा चाहे 6 आएगा, है ना। 4 आएगा चाहे 6 आएगा। अब ये 57 बाकी जो है पकड़ लीजिए, ठीक है। तो 57 किसका नजदीक आ रहा है, तो हम देख रहे हैं 57 जो है 7 के स्क्वायर के नजदीक आ रहा है। 7 के स्क्वायर कितना होता है 49, इसके नजदीक 57 आ रहा है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 57 में से 49 घटा दीजिए कितना बचेगा 8, 8 बचेगा दोस्तों, समझ गए 8 बचेगा। अब देखिए इस 7 और 8 में तुलना कीजिए, अगर इस 7 से बड़ा होगा, 7 से बड़ा होगा तो बड़ा वाला आ जाएगा, ठीक है। ये वाला होगा जो बड़ा वाला हो जाएगा। अगर 7 से छोटा आएगा तो छोटा वाला हम ये ले लेंगे, समझ गए। तो मेरे पास तो 7 के स्क्वायर आ गया, तो यानी कहने का मतलब 7 तो आएगा दोनों में। अब ये होगा कि ये होगा, तो हम देख रहे हैं 7 से जो ये 8 बड़ा है तो बड़ा है, तो बड़ा वाला यानी 76 हो जाएगा, समझ गए। यानी 5776 जो है किसका वर्गमूल हो गया 76 का, ठीक है। माइनस में तो उसी तरह इसका भी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए दिया हुआ 61 है, 61 कहने का मतलब यहाँ पर लास्ट में 1 दिया दोस्तों, 1 किसका वर्गमूल हो जाएगा 1 का होगा चाहे 9 का होगा, है ना। 1 चाहे 9 का, 9 9 81 एक आ रहा है लास्ट में, 1 चाहे 9 का। अब ये 2 लास्ट में पकड़ लीजिए, ठीक है 2 लास्ट में पकड़िए कितना होगा 8 का नहीं 7 के स्क्वायर, 7 भी नहीं होगा दोस्तों 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 हो रहा है, 6 का स्क्वायर 36 हो रहा है। अब इस 47 में से 36 घटाइए कितना बचेगा 11 बचेगा। अब ये 6 11 में तुलना कर दीजिए, क्या 6 से बड़ा 11 है, अगर बड़ा है तो बड़ा वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर तो पहले 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा, तब 61 होगा चाहे 69 हो जाएगा। तो अगर बड़ा है रिमाइंडर तो बड़ा वाला, छोटा है रिमाइंडर तो छोटा वाला, तो हम देख रहे हैं बड़ा है तो बड़ा वाला हो जाएगा। तो माइनस में कितना हो जाएगा 69, बस हो गया। अब करना कोई 69, 69 और 7 क्षेत्र होगा तो 7 गुना 1/2 मतलब कितना हो जाएगा 3.5। ऑप्शन नंबर ए की राइट आंसर। तो वर्गमूल निकालने बड़ा हल्का है दोस्तों, अभी थोड़ा सा हो सके आपको भारी लग रहा होगा, लेकिन आप निकालिएगा एक आध दो कीजिएगा तो बड़ा हल्का बुझाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 की ओर आते हैं, ठीक है। कहता सभी समुद्र तट रेत है, समुद्र तट, समुद्र तट क्या है दोस्तों रेत के अंतर्गत है, रेत है। कुछ रेगिस्तान रेत है, कुछ रेगिस्तान के कुछ भाग जो है रेत है, रेगिस्तान, ठीक है। अब क्या करें दोस्तों सभी पर्वत जो है चट्टानी है, सभी पर्वत चट्टान है। पर्वत किसके अंतर्गत चट्टान के अंतर्गत है, हो गया। कहता कम से कम कुछ समुद्र तट रेगिस्तान है, कुछ समुद्र तट क्या रेगिस्तान है, कंफर्म नहीं, रेगिस्तान हो भी सकता है या नहीं गारंटी नहीं है। कम से कम कुछ रेत चट्टान है, कम से कम कुछ रेत जो है चट्टान है, क्या रेत चट्टान में कोई अति है संबंध है, नहीं दिया हुआ है, गलत हो जाएगा। तो ना ही एक ना ही दो निष्कर्ष निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 32 को, इसको तो आप खुद ही हल कीजिएगा, ठीक है।
ये तो केवल मान धरना और हल करना, इसमें हम क्या बताएं। 32 का 1 हो जाएगा, ठीक है। 33 का देखिए दोस्तों, कहता है कोई दवा कैप्सूल नहीं है, कोई दवा जो है कैप्सूल नहीं है, कैप्सूल नहीं है, ठीक है। कहता है कुछ कैप्सूल टैबलेट है, कुछ कैप्सूल जो है टैबलेट है, कुछ टैबलेट लैपटॉप है, कुछ टैबलेट क्या है, लैपटॉप है, लैपटॉप कर देते हैं, हो गया। कुछ कैप्सूल लैपटॉप है, कहता कुछ कैप्सूल लैपटॉप है, क्या है, कंफर्म नहीं, हो भी सकता है चाहे नहीं भी, गलत हो गया। सभी टैबलेट कभी दवा नहीं हो सकते हैं, कहता सभी टैबलेट कभी दवा नहीं हो सकता है, तो ये तो बिल्कुल सही दोस्तों, सभी टैबलेट कभी दवा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी निष्कर्ष नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, कुछ संख्या दिया हुआ है, इतना में प्रत्येक सम और प्रत्येक विषम में एक जोड़ते हैं, प्रत्येक सम में भी एक जोड़ेंगे, प्रत्येक विषम में भी एक जोड़ेंगे, ठीक है, यानी 5 से 6, 7 से 8 इस तरह से कर देंगे। इस प्रकार बनी जो है नई संख्या बाईं ओर से पहला हो जाएगा 5, और क्या कहता अंतिम 2 अंकों का योगफल, अंतिम 2 अंक होता, अंतिम 2 अंक हो जाएगा 2 और 6 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसमें एक जोड़ना है, तो 5 का 6 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, 6 का 7 हो जाएगा, अब सबके जोड़ दो, 7 3 10। अच्छा, बाईं ओर से पहले 2 अंक दोस्तों यहाँ पर छोड़ दिया, बाईं ओर से पहले 2 अंक यानी 5 भी लेंगे 7 भी लेंगे, तो 7 से क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा ना, 8 6 14, 14 3 17, और 17 7 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े, और आप लोग क्या करते हैं, पहले टोटल के जो है कन्वर्ट करते, टोटल कन्वर्ट हम क्यों करें दोस्तों, 10 सेकंड अपना टाइम मतलब टाइम वेस्ट क्यों करें, है कि नहीं। तो समय को बचाना है, अगर 10 सेकंड भी बच गया तो कम से कम सोचो 75 क्वेश्चन में कितना समय बचेगा, है ना। तो उसका समय का उपयोग करेंगे उसको। कुछ संख्या दिया हुआ, उसका प्रतीक दिया हुआ, उसमें 3 गो शर्त दिया हुआ दोस्तों, ठीक है, और इसी शर्त के मुताबिक जो है हमें हल करना है। देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा छोटा करते हैं दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 5 3 6 प्लस 8, ठीक है। अब देखिएगा पहला शर्त कहता है यदि पहला अवयव प्रतीक और अंतिम अवयव संख्या, क्या पहला अवयव प्रतीक है, नहीं, पहला शर्त गलत हो गया। यदि पहला अवयव विषम संख्या, अंतिम अवयव सम संख्या है, तो पहला विषम भी है और अंतिम सम भी है, 5 8 है कि नहीं। तो पहले और अंतिम अवयव को एट द रेट से व्यवस्थित करते हैं, ठीक है, यानी 5 को भी एट द रेट करेंगे और 8 को भी एट द रेट करेंगे, ठीक है। तो एट द रेट आगे पीछे कहाँ लगा हुआ, देखिए एक यहाँ है और एक यहाँ लगा हुआ है कि नहीं, सी और डी में लगा हुआ है, तो आप सी और डी में छाट लीजिए। अब क्या कह रहा है दोस्तों, तीसरा तीसरा कूट थोड़ा देखें, कहता है यदि दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्ग हो, क्या दूसरा तीसरा पूर्ण वर्ग है, नहीं, ये भी गलती हो गया, तो नहीं है तो बस जो दिख रहा है लिख दीजिए। तो 3 का कूट क्या है, 3 का कूट हो गया सी, तो सी कहाँ है दोस्तों, सी देखिए इसमें है दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 36 की ओर, कहता है श्री हेलेक्स बिंदु ए से शुरू करते, ये तो लोकेशन है दोस्तों, ठीक है, देखिएगा लोकेशन बताते हैं आपको, 36 नंबर है ना। कहता है श्री हेलेक्स बिंदु ए से शुरू करते हैं, बिंदु ए कहाँ ले दोस्तों, बिंदु ए हम इधर लेते हैं, ठीक है, बिंदु ए से शुरू करते हैं, ए बिंदु, पश्चिम की ओर 18 किलोमीटर चलते हैं, पश्चिम की ओर चलते हैं दोस्तों 18 किलोमीटर, पश्चिम की ओर 18 चलते हैं, ठीक है। फिर बाएं मुड़ते हैं और 6 चलते हैं, बाएं मुड़ता है फिर 6 चलता है दोस्तों, फिर एक दाएं मुड़ते हैं और 21 चलते हैं, दाएं मुड़ता है और 21 चलता है, दाएं मुड़ा और 21 चल गया, फिर दाएं मुड़ता है 18 चलता है, दाएं मुड़ता है और 18 चलता है दोस्तों, 18 चला, अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 39 चलता है दोस्तों, अंतिम बार दाएं मुड़ेगा और 39 चलता है, 39 चल गया, यहाँ पर आ गया दोस्तों। तो अब कह रहा दोस्तों ए पर जो है पुनः पहुंचने के लिए, ठीक है, ए पर जो है पुनः पहुंचने के लिए जो है कितना दूरी अब किधर तय करना पड़ेगा, यानी यहाँ से हमको इधर जाना है, तो देख रहे हैं कितना दोस्तों बताइएगा, इधर 6 है इधर 18 है, तो शेष कितना बच गया मेरे पास, 12 बच गया शेष, तो 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं, देखिएगा कहता है ए बी सी डी ई एफ जी गोल मेज के परितः जो है अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, पहले टोटल 7 व्यक्ति है दोस्तों, तो 7 व्यक्ति को बना लेते हैं, देखिए हम 2 डायग्राम बनाते हैं ताकि जो है हम फंसे ना दोहरा करके, ठीक है, एक ही बार में हो जाए क्लियर, इसीलिए कहता है जी के दाएं से गिनने पर जी और ई के बीच केवल एक व्यक्ति, जी और ई के बीच केवल क्या है दोस्तों, एक व्यक्ति है, तो जी के अगर हम दाएं से गिनते हैं तो जी और ई के बीच केवल एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति हमारे बच गया दोस्तों, है ना। तो जी और ई के बीच क्या है, एक व्यक्ति हो गया। अब कहता ई और बी के बीच केवल एक व्यक्ति है, देखिए ई और बी के बीच, ई और बी के बीच एक व्यक्ति, तो बी तो यहाँ पर होगा दोस्तों, एक व्यक्ति है, बी यहाँ पर डाल देते हैं दोनों में, ठीक है।
अब जी बी ई में कोई संबंध है? देखिए जी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति है। देखिए जी और एफ के बीच, तो जी और एफ कहाँ हो दोस्तों? तो एफ यहाँ पर देंगे, है कि नहीं? एक व्यक्ति बीच में, एक व्यक्ति है कि नहीं? हो गया, एफ डाल देते हैं। अब कहता है दोस्तों सी और बी के बीच केवल दो व्यक्ति है। सी और बी के बीच केवल दो व्यक्ति है। देखिए सी और बी, क्या सी हम यहाँ डाल सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि बीच में एक ही व्यक्ति होगा। क्या सी यहाँ रखेंगे? कभी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जी है। तो जब भी सी आएगा तो मेरे पास सी इधर आएगा। तो सी और बी के बीच एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ, हो गया, है कि नहीं? दो व्यक्ति यहाँ पर हो गए दोस्तों। आगे देखते हैं, कहता है डी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति है। डी और एफ के बीच, अब डी और एफ कहाँ रखे दोस्तों? देखिएगा, डी और एफ के बीच, डी एफ तो कहीं दिख नहीं रहा दोस्तों। डी और एफ के बीच एक मिनट, क्या कर रहा है? डी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो यहाँ पर एफ है दोस्तों, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। डी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बी बैठा हुआ है। अब शेष कौन बच गया बताइए? शेष ए बच गया, तो ये लिख देते हैं यहाँ पर, है कि नहीं? तो कहता है डी के दाएं से गिनने पर ए और डी के बीच, डी के दाएं से गिनते हैं तो ए और डी के बीच कितने व्यक्ति है? तो दो व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। यानी एक ही डायग्राम से काम चल गया दोस्तों, दूसरा से मतलब नहीं था, ठीक है। हम इसलिए बनाते हैं ताकि कहीं जो बीच में फंसे तो दूसरा डायग्राम वहां पर डाल सके, इसीलिए बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? कहता है सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या कहाँ है दोस्तों? दूसरा अंक 0 हो गया। और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटी संख्या के पहले अंक 1 हो गया, तो प्लस में 1 हो जाएगा। का योगफल कितना होगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 की ओर। कहता है ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, ऐसे कितने प्रतीक है जिसके ठीक पहले जो है एक संख्या और ठीक बाद में भी एक संख्या हो, यानी एक प्रतीक और दो संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो एक प्रतीक दो संख्या कहाँ है? देखिए एक प्रतीक दो संख्या हो गया दोस्तों, एक प्रतीक दो संख्या, ठीक है। एक प्रतीक दो संख्या, एक प्रतीक दो संख्या दिख रहा है, तो टोटल 4 हो रहा है, यानी 3 से अधिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ये तो भाई हो चुका है दोस्तों, बता, ये अति है। एक सेकंड दोस्तों, ये आपको जीके जीएस में हो जाएगा, ठीक है। 46 के तो आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों, हल्का इसीलिए इसको हम छोड़ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 47 के जरा देखते हैं दोस्तों। √7, √2, √6, √3। अच्छा, इसका अगर मान आप लोग याद रखते हैं दोस्तों, कम से कम √1 से लेकर के 10 तक जो है रूट का मान याद रखते हैं तो बड़ा बेहतर होगा, ठीक है। मान याद रखिए। √7 का मान कितना होता है दोस्तों? √7 का मान होता है 2.645, प्लस में √2 का मान तो आप लोग जानते होंगे 1.414, ठीक है। √6 का मान होता है दोस्तों 2.449, ठीक है। और प्लस में √3 का मान आप लोग जानते होंगे 1.732, जोड़ दिए दोस्तों, 5 4 9 हो गया और 4 1 5 हो गया, 6 4 10, 2 1 3 1 4, यानी 4.059। इधर कितना आ गया दोस्तों? इधर देखते हैं, इधर कितना आ रहा है? 9 2 11 हो गया, इधर 4 3 7 1 8 हो गया और 7 4 11, 2 1 3 1 4 हो गया। 4.1 आ रहा है, यहाँ पर 4.0 आ रहा है, तो हम देख रहे हैं ये वाला बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर देखिए मुंह इधर दिया हुआ है, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए मुंह दिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, बेहतर होगा। नहीं याद रखिएगा थोड़ा सा समस्या होगा है बनाने में। क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है सारा ने 10 जनवरी 2024 को जॉन से 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार लिया है 12,000 रुपया, ठीक है, 6% की दर से। और 10 जुलाई 2024 को पूरी राशि जो है वापस करने की योजना बनाए, तो कितना वापस करेगा? अच्छा, 10 जनवरी से 10 जुलाई मतलब जो 6 महीना है ना, कितना महीना? 6 महीना। तो एक साल में 6%, तो 6 महीना में कै परसेंट? 6 महीना में 3% देना पड़ेगा, है ना। उधार लिया था 12,000, तो 12,000 के 3% कितना हो जाएगा? 12 या 36, 360 रुपया उसको एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। तो 12,360 रुपया वो वापस करेगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए दोस्तों, ये तो आप हल कर सकते हैं दोस्तों, है ना। क्वेश्चन ठीक ठाक है, हल्का ही है। अच्छा, इसको आप फार्मूला जानते होंगे दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 होता है तो a क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस में 3abc बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो बस यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो रहा है? 0 हो रहा है, तो 5 1 6 में से 6 गया, 0 हो रहा है, समझ गए। तो 0 हो रहा है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस में 3abc, इसको थोड़ा सा बैठाना पड़ेगा दोस्तों। देखिएगा, इसको हम बैठाते हैं, तो यहाँ पर ये क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू तो है, तो यहाँ पर हम ये क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू करना पड़ेगा उसको, है ना। ए क्यू यानी माइनस पॉइंट में 50, एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा 0.5 का होल क्यूब
अब प्लस में 0.1 का होल क्यूब, अब प्लस में इंटू माइनस में कर देते हैं 0.06 का होल क्यूब। क्या इस तरह से हम लिख सकते हैं? प्लस माइनस माइनस ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लिखते हैं, ऐसा काम करते हैं, माइनस करते हैं। यहाँ पर है माइनस में 3 इंटू में 0.5 और इंटू में 0.1 और इंटू में करते हैं दोस्तों माइनस में 0.6 हो गया दोस्तों। अब देखिए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, तो बस इसका मान क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 50 की ओर चलते हैं, ठीक है। ये तो आप हल कर लीजिएगा दोस्तों। इसमें क्या है, ये तो क्यूब जो है अपना करना ही पड़ेगा। 27 का क्यूब, 10 का क्यूब, 29 का क्यूब जो है ना घटाना फटाने है पड़ेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसको करना ही पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है कि है ना हम अलग तरीका से करेंगे, क्यूब हम भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं दोस्तों। कुछ कथन दिया हुआ है, इसके अनुसार जो है हल निकालना है। तो जरा ऑप्शन नंबर 1 में पकड़ते हैं। देखिए यू जो दिया हो दोस्तों एफ से बड़ा है और ए से भी बड़ा है, यानी यू जो है एफ से भी बड़ा है और ए से बड़ा है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, देख रहे हैं दोनों का मुंह जो है यू के तरफ ही है, देख रहे हैं दोनों का मुंह किधर है, देख इधर ही है, ठीक है, मतलब यू के तरफ ही है। तो देखिए यू एफ कहाँ है दोस्तों, देखिए यू यहाँ पर है। आप देख रहे हैं सेम टू सेम दिया हुआ है दोस्तों, इसमें कुछ हम कर ही नहीं सकते, सेम टू सेम जो ऊपर है नीचे दिया हुआ है कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो ऐसे ही दिख रहा है दोस्तों, पूरा पूरी दिया हुआ क्या है, बैठाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा। एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, देखिएगा 62 नंबर क्या कह रहा है। कुछ पैटर्न दिया हो दोस्तों, इसको जो है हल करना है। तो बताइए कैसे हल करेंगे इसको। तो इसको हम देख रहे हैं दोस्तों, जोड़ा गया है ना 10 प्लस 12, 10 प्लस 12 प्लस में 10 किया हुआ कितना होगा, 32 हो जाएगा ना। 10 प्लस 12 प्लस में 10 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। या फिर एक उपाय आओ है दोस्तों, 16 9 25, नहीं आपको यही काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये तीनों को जोड़िएगा, 10 प्लस 12 प्लस में 10, ठीक है, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इधर 8 गुने 4 करेंगे तो 32 हो रहा है ना, 8 गुने 4 करेंगे तो 32 हो रहा है। उसी तरह देखिएगा दोस्तों 20 और प्लस 2 22, अब प्लस में क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन 6 आप गुना 5 करते हैं, 5 गुना 6 करते हैं 30, 30 होगा दोस्तों। 20 प्लस 2 22, 8 बचेगा मेरे पास। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 8 हो जाएगा, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 63 की ओर चलते हैं। वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा। 2020 का कैलेंडर जो है कहता है कौन से वर्ष के समान हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मालूम है, 2076 के कैलेंडर के समान होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लीप ईयर दिया हुआ, प्रत्येक लीप ईयर जो है 28 वर्ष के बाद समान होता है, 28 वर्ष के बाद होता है समान, ठीक है। तो इसमें अगर 28 वर्ष जोड़ते हैं तो 28 दूना 56, 56 20 कितना हो जाएगा, 76, समझ गए। ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखिएगा प्रत्येक लीप ईयर जो है 28 वर्ष के बाद समान होगा, ठीक है। इसमें 28 जोड़ेंगे तो 28 वाला ऑप्शन में नहीं कहीं दोस्तों, तो इसलिए 28 गुना 2 करना पड़ा, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए 64 की ओर, ये तो शब्दकोश के अनुसार है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते हैं दोस्तों। कुछ श्रृंखला दिया हुआ है, अगला स्थान निकालेगा, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं दोस्तों जरा सा ऊपर, ताकि लिखने में हमें आराम पड़ जाए, ठीक है। इसको मिटाए हैं, देखिएगा इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है दोस्तों, इन दोनों का अंतर 17 4 21 प्लस 17 हो रहा है, 21 31 52 प्लस में 31 हो रहा है। इधर हम देख रहे हैं दोस्तों अंतर हो रहा है 59 59 का अंतर हो रहा है दोस्तों, प्लस में 59 करते हैं। और 111 212 यानी 101 का अंतर हो रहा है दोस्तों, 101 का अंतर हो रहा है, ठीक है। अगर इन दोनों में अंतर निकालते हैं दोस्तों 17 4 21 10 31 प्लस में 14 हो रहा है ना। यहाँ देखते हैं दोस्तों प्लस में 28 हो रहा है अंतर में, और यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कितना अंतर हो रहा है, 42 का अंतर हो रहा है दोस्तों। तो देख रहे हैं 14 28 14 42, अगला दोस्तों 14 का 56 का अंतर हो जाएगा, प्लस में 56 हो जाएगा। तो 101 का प्लस 56 करेंगे तो कितना होगा दोस्तों बताइएगा, तो 157 हो जाएगा ना। तो 157 आगे जोड़ दीजिएगा, तो 7 2 9, 7 2 9, 9 वाला कहाँ है दोस्तों, एक ही है ये 9 वाला, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 66 की ओर चलते हैं। क्या कर रहा है, कहता है टैक्टफुलनेस में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उससे पहले आने वाले अक्षर से बदल देते हैं। प्रत्येक स्वर को जो है पहले वाला से बदलना है, प्रत्येक व्यंजन को बाद वाला से। तो कहता है कौन सा अक्षर जो है बनने समय में ठीक 2 बार आएगा। देखिएगा
स्वर को जो पहले वाला, व्यंजन को बाद वाला, तो स्वर पहले बदलते हैं दोस्तों, स्वर को पहले वाला, स्वर को देखें पहले वाला, यानी जेड हो जाएगा यहाँ पर ऐसा जेड। और कहा है दोस्तों यू, यू के पहले क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। और ई के पहले क्या होगा दोस्तों, डी हो जाएगा, समझ गए। अब आगे बदलते हैं, व्यंजन बदलते हैं दोस्तों, तो व्यंजन बदलते हैं थोड़ा सा, व्यंजन को बाद वाला, तो टी के बाद यू हो जाएगा दोस्तों, यू के यहाँ यहाँ दिया सी के बाद डी हो जाएगा, टी के बाद क्या होगा दोस्तों, यू हो जाएगा, यू। एफ के बाद क्या होगा दोस्तों, एफ के बाद जी, एल के बाद एम, एन के बाद ओ, एस 19, टी, इधर भी टी हो जाएगा। तो कहता है कौन सा अक्षर जो है इस प्रकार बने में दो बार आएगा, क्या डी दो बार आ रहा है, देखे तो डी दो बार आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है दोस्तों, डी दो बार ही आ रहा है, ठीक है। ठीक दो बार आएगा, ठीक दो बार डी आ रहा है दोस्तों, तो डी दो बार ठीक आ रहा है, ठीक दो बार तो डी भी आ रहा है, ठीक है। यू देखे दोस्तों, यू देखते हैं क्या यू दो बार आ रहा है, देखे तो यू, यू तो एक बार आ रहा है दोस्तों, यू तो एक बार आ रहा है, यू 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 भी दो बार है दोस्तों, यू देखे दो बार आ रहा है, यू भी, ठीक है। हमें लगता है कुछ मिसप्रिंट किए दोस्तों हम, ठीक है। कौन सा अक्षर इस प्रकार बने अक्षर समय में ठीक दो बार आएगा, तो डी भी आ रहा है और यू भी आ रहा है दोस्तों, बाई नहीं आ रहा है, जी भी छट रहा है, तो डी और यू दोनों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। डी भी होगा और यू, मतलब कि डी भी होगा और यू भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो है आंसर दे रहा है यू, ठीक है, इसमें आंसर यू दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन डी भी आ रहा है, डी आप देख रहे हैं दोस्तों, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े, 167, सॉरी 67 की ओर चलते हैं दोस्तों, देखिएगा कुछ श्रृंखला दिया हुआ है, 40 गुना 3 कर रहे हैं दोस्तों, 120 हो रहा है, इधर प्लस में 3 कर रहा है, इधर 23 प्लस में 23 हो रहा है, यानी 23 जुट रहा है दोस्तों। तो जरा सा इसमें देखिए 23 जोड़ के देख लीजिए, क्या इसमें 23 जोड़ेंगे तो आएगा दोस्तों, इतना नहीं आएगा। इसमें 23 जोड़ेंगे तो आएगा, नहीं आएगा। क्या 23 जोड़ेंगे तो आएगा, नहीं आएगा। 23 जोड़ने पर यहाँ पर आएगा दोस्तों, अच्छा मिस्टेक कर रहे हैं दोस्तों, फिर से एक बार, एक सेकेंड, गुना में दो किया हुआ दोस्तों, गुना में दो किया हुआ, ठीक है, हम ही मिस्टेक कर रहे हैं करने में थोड़ा सा। तो यहाँ पर गुना में 3 प्लस में 3 और गुना में 2, तो गुना में 2 तो किया हुआ दोस्तों, सब में किया हुआ है, देखे तो यहाँ पर नहीं किया हुआ है ना। प्लस में 3 यहाँ पर है किया हुआ, देखे तो नहीं किया हुआ है, प्लस में 3 यहाँ पर किया हुआ है दोस्तों, प्लस में 3 देखिए यहाँ पर भी किया हुआ है। अच्छा 36 गुना 3 कितना होता है, 108 होना था, यहाँ पर 118 दिया हुआ, गलत हो गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर था बी राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे थे, सॉरी, कभी कभी हो जाता है। अच्छा आगे देखिएगा दोस्तों, उपरोक्त अक्षर श्रृंखला में कहता है कितने स्वर जो है, कितने स्वर के ठीक बाद व्यंजन आता है, कितने स्वर के ठीक बाद व्यंजन आता है, यानी स्वर के बाद व्यंजन चाहिए। तो स्वर के बाद व्यंजन आ गया दोस्तों, ठीक है। आगे देखें स्वर के बाद व्यंजन आ गया दोस्तों, स्वर के बाद व्यंजन और है कहीं नहीं, तीन गो आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 69 एक हम आपके लिए छोड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि एक हम बता चुके हैं, ठीक है, तो एक हम आपके लिए छोड़ते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो रहा है, ठीक है। एक हम आपके लिए छोड़ते हैं, आई, यहाँ पर ओ दिया हुआ, कितना का अंतर बुझा रहा है दोस्तों, देख रहे हैं, 9 और प्लस 6 15, प्लस 6 का अंतर हो दोस्तों। इधर 15 प्लस में 6 21 हो रहा है दोस्तों, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 यानी 6 का अंतर हो रहा है दोस्तों। देखिए तो 6 का अंतर वाला कहाँ दिख रहा है आपको, बताइएगा। तो 6 के अंतर वाला हमें दिख रहा है दोस्तों, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। तो 22 में प्लस 6 करेंगे तो 5, 5 में प्लस 6 करेंगे तो 11 हो रहा है, बी में प्लस 6 करेंगे तो 8, 8 में प्लस 6 करेंगे तो 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, 76 की ओर चलते हैं। 76 में क्या कर रहा है, कोई कार यात्रा पर आरंभ में 1 घंटा में 45 किलोमीटर की चाल से चलता है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और अगले आधे घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, तो कहता है एवरेज चाल निकालना है। तो टोटल यहाँ पर 1 घंटा चला यहाँ पर और आधा घंटा यहाँ चला, मतलब 1.5 घंटा, ठीक है, टोटल 1.5 घंटा, समझ गए। 1 घंटा में दोस्तों 45 चला, तो आधा घंटा में की चलेगा दोस्तों, बताइएगा 15 चलेगा, 1 घंटा में 30, तो आधा घंटा में 15 चलेगा, तो 45 15 कितना हो जाएगा 60, 1.5 घंटा में 60, यानी 3/2 घंटा में, तो 20 या 60, 20 दूना 40, 40 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे दोस्तों, तो कम से कम जो है एक्स के मान 1 2 3 4 तक धर लीजिए, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर इसको सोल्व कर लीजिए, समझ गए बात को ने। तो पहले हम एक्स के मान धर के देखते हैं, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है,
ठीक है। तो पहले 1 धरने पर तो ऐसे दिख रहा है, 1 2 धरने पर तो कभी नहीं आएगा दोस्तों, 3 भी धरने पर नहीं आया, तो 4 5 एक बार चेक कर लेते हैं। तो 2 पावर अगर हम 4 करते हैं तो कितना होगा दोस्तों, 2 दूनी 4 और चौका 16 हो रहा है ना। अब देखिए 16 में घटाएंगे तो क्या 16 कभी आएगा दोस्तों, कभी नहीं, तो 4 भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 16 दिया हुआ, 16 तो इजी आ रहा है, और कुछ घटाना भी है, कभी नहीं आएगा। समझ गए बात को। इसका मतलब 1/5 हम धर के देखते हैं, 1/5 धरते हैं, क्या इतना क्या होता है, 1/5 धरेंगे तो शायद 32 आ रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 32 है, यानी 32 आ रहा है। अब 5 में से 1 गया 4, तो 2 पावर 4 का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तब 32 में से गया 16 बराबर 16, यानी x का मान हमें निकल गया दोस्तों 5, x का मान 5 धर दीजिए। समझ गए ना। 5 दूनी 10 में से 1 गया 9, 5 दूनी 10 और 3 13, यानी 9/13, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो कम से कम 2 4 5 तक जो है मान धर लेना है, अगर नहीं आएगा तो फिर आप सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। समझ गए ना। तो हम देख रहे हैं 5 ही तो आंसर आ रहा है दोस्तों इसमें है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 78 की ओर। कहता है एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य क्रय मूल्य से 36% अधिक सूचीबद्ध करता है, यानी एमपी का मान दिया हुआ है दोस्तों, एमपी का मान दिया हुआ है मेरे पास 136, ठीक है 136 है। सीपी का मान अगर 100 मानते हैं तो एमपी का मान कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा, ठीक है। 36% अधिक अंकित करता है। सूची मूल्य पर 25% का छूट, तो 25% का छूट इसमें देने आता है दोस्तों, 25 चौका 100, 25% छूट मतलब 1/4, ठीक है। 136 का 1/4 करिए, कितना 4 तिया 12, 4 चौका 16, यानी 34 रुपया का छूट मिल रहा है। यानी शेष कितना बच गया दोस्तों, 102 रुपया शेष बच गया मेरे पास, ठीक है। अब कहता है दोस्तों 200 रुपये का लाभ हो रहा है, यहाँ पर देखिए सीपी 100, आईएसपी हो गया दोस्तों 102, कितना का लाभ हो रहा है, 2 रुपया का लाभ हो रहा है। यहाँ पर दे रहा है 200 रुपया का लाभ हो रहा है, लेकिन लाभ हो रहा है वास्तविक में 2 रुपया का। तो सूची मूल्य कितना कर रहा है, सूची मूल्य, तो सूची मूल्य कितना 136 है, तो 136 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, 136 पर डबल जीरो, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा। लुइस माइकल चार्ल्स एक निश्चित कार्य को 40 6 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों जो है एक साथ काम शुरू करता है, लुइस ने 5 दिन के बाद छोड़ दिया और माइकल ने कार्य खत्म होने के जो है ठीक 2 दिन जो है पहले छोड़ दिया, ठीक है। तो कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा, बस इतना ही कर रहा है दोस्तों। देखिएगा, आशा करते दिख रहा होगा दोस्तों, आपको क्वेश्चन दिखना चाहिए आपको, ठीक है। देखिएगा, एक मेरे पास है दोस्तों लुइस है, नहीं दिख रहा है दोस्तों आपको शायद, देखिए दोस्तों एक मेरे पास लुइस है, ठीक है, एक है माइकल, एक कौन है दोस्तों, चार्ल्स है, ठीक है। ये काम कर रहा है 40 दिन में, 6 दिन में और 24 दिन में, सभी का वर्क निकाले आता है दोस्तों। इन सभी का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 120, यानी टोटल काम मेरे पास हो गया 120 है। 40 तिया 120 है, 20 छक 20 से इधर कितना 24 25 है। ये सभी का निकल के एक दिन का काम, यानी एक दिन में 3 काम, एक दिन में 20 काम, एक दिन में 5 काम, ठीक है। अब कहता है दोस्तों माइकल जो है तीनों जो है साथ काम करना प्रारंभ करते हैं। लुइस ने 5 दिन काम कर दिया, तो लुइस लुइस जो है 5 दिन काम करता है, तो लुइस कितना काम कर रहा है दोस्तों, 3 काम कर रहा है। लुइस कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है ना, लुइस लुइस 3 काम कर रहा है दोस्तों। तो लुइस 3 काम कर रहा है, कई दिन करता है 5 दिन, तो 5 दिया 15 प्लस में देखिएगा। अब आते हैं दोस्तों माइकल, माइकल जो है कार्य पूरा होने के 2 दिन पहले छोड़ता है। मान लेते हैं कि कार्य पूरा जो है x दिन में होता है, कार्य पूरा जो होता है दोस्तों x दिन में कार्य पूरा होता है, तो ये 2 दिन पहले छोड़ता है, मतलब x-2 दिन पहले छोड़ेगा, यानी x-2 डेज पहले छोड़ेगा। कितना काम कर रहा है दोस्तों देख लीजिए, तो काम कर रहा था, अच्छा x-2 डेज जो छोड़ रहा है दोस्तों, कितना काम कर रहा था 20 दिन, तो 20 दिन बड़ा छोड़ रहा है प्लस में। अब चार्ल्स चार्ल्स जो है मतलब चार्ल्स जो है x दिन काम कर रहा होगा, तो चार्ल्स 5 काम कर रहा है, तो 5 गुना में x हो जाएगा, बराबर में 120 दिन हो जाएगा। अब इसको हल कर आएगा, इसको हल कीजिएगा तो x का मान आ जाएगा 5.8 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 80 की ओर चलते हैं। कहता अशोक और हिना के वर्तमान आयु 40 वर्ष का अंतर है, यदि 10 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 1:3 है, तो अशोक की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा। तो इसमें तो बड़ा चीज नहीं दिया हुआ दोस्तों, ठीक है। इसमें देखिए बाई ऑप्शन भी आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, ठीक, क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं अशोक का मान दिया हुआ 1, हिना का मान दिया हुआ 3, कब 10 वर्ष बाद दिया हुआ, इसका मतलब हिना जो बड़ा है, हिना क्या है, बड़ा है। अशोक के वर्तमान आयु निकाले कर रहा है, यानी अशोक के वर्तमान आयु निकालना, तो अगर अशोक के वर्तमान आयु हम कुछ लेते हैं दोस्तों, ठीक है, पहला हम 25 साल लेते हैं, 25 साल लेते हैं। तो अगर हम अशोक के जो है वर्तमान आयु 25 लेंगे, अशोक छोटा है, ध्यान रखिएगा ये चीज माइंड में फिट हो कि अशोक क्या है, छोटा है, हीना जो है बड़ा है, समझ गए। अशोक का 25 होगा दोस्तों, तो बताइए हीना का कितना हम लें ताकि जो अंतर 40 हो।
तो 25 40 कितना हो जाएगा 65। इसका मतलब हीना की उम्र कितना 65, तो दोनों घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। समझ गए बात को। आप कहता है 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष दोनों में घटा दीजिएगा। 65 में से 10 गया 55, 25 में से 10 गया 15। क्या इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो 1:3 के रूप में आता है? कभी नहीं आएगा। तो पहला तो गलत हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी थोड़ा चेक कर ले हम, है ऑप्शन नंबर बी थोड़ा चेक करते हैं, देखिएगा दोस्तों। अशोक का अच्छा, इसका अशोक का उम्र 10 दिया हुआ है, तो 10 दिया हुआ है, तो बताइए हीना को हम कितना रखें ताकि घटाने पर 40 हो? तो 40 + 10, अगर हम 50 रखते हैं तो घटा देंगे तो मेरे पास 40 आ जाएगा। यही होगा दोस्तों, है कि नहीं? आप कहता है 10 वर्ष बाद, अच्छा 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद कितना होगा दोस्तों? इधर 20 हो जाएगा, इधर 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो दूर देखिए देखिए 3:1 के रूप में आ रहा है, देखिए तो मिल गया दोस्तों। यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, हमने यहाँ पर उल्टा लिखा है। यहाँ पर पहले, यहाँ पर देखिए पहले अशोक दिया हुआ है, फिर हीना दिया हुआ है। हमने यहाँ पर क्या लिखा, पहले हीना फिर अशोक लिखा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अच्छा ऑप्शन नंबर एक थोड़ा सा गलत हम चेक किए थे, थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर 10 वर्ष घटाए, यहाँ पर 10 वर्ष हम जोड़ दिए, 10 वर्ष घटा दिए थे, ठीक है। तो थोड़ा सा मिस्टेक किया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो फिर एक्स मान के अपना हल करते रहिए बैठ के, है कि नहीं? जैसे दिल करता अपना कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, 91 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? ये तो विषम को छाटना है दोस्तों, तो छाटिएगा। देख रहे हैं दोस्तों, 5 + 5 10 हो रहा है, 5 का अंतर, नीचे 5 का अंतर, इधर देख रहे हैं 7 का अंतर, 7 का अंतर, इधर 7 का अंतर हो दोस्तों, यहाँ भी 7 का अंतर, सब में 7 का अंतर, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, कहता है एक गोल मेज है, ABCDEF है। एक गोल मेज का परितः जो है केंद्र की ओर अभिमुख है। कितना व्यक्ति? टोटल 6 व्यक्ति। देखिएगा दोस्तों, 6 व्यक्ति का, 6 व्यक्ति का गोल मेज, हम तो 2 को ही बनाएंगे दोस्तों, बाकी अगर एक काम निपट जाता है तो बेहतर है। कहता है बी के बाएं दूसरे स्थान पर ई है, लेकिन बी और ई में आगे कोई संबंध नहीं दिया हुआ, इसलिए बी को अभी इसको हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, सी के दाएं दूसरे स्थान पर ए है, तो सी के दाएं दूसरे स्थान पर ए है, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों। अब कहता है ए के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा डी है, ए के ठीक बाएं पड़ोस में, ए के ठीक बाएं पड़ोस में डी बैठा है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बच नहीं रहा है दोस्तों, तो अब केवल यही बचा है मेरे पास। कहता है बी के बाएं दूसरे स्थान पर ई है, तो बताइए बी के बाएं दूसरे स्थान पर ई कहाँ है? बता दीजिए, बी के बाएं दूसरे स्थान पर, तो अगर बी हम यहाँ लेते हैं तो बाएं दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगा? ई यहाँ पर हो जाएगा, हो गया ना। अब कौन सा बच गया? ABCDEF, एफ यहाँ पर लिखा जाएगा। तो कहता है एफ के ठीक दाएं, एफ के ठीक दाएं कौन सा हो रहा है? बी हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, है कि नहीं? तो 92 भी हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 की ओर चले, देखिएगा। कहता है W और WU9 का संबंध BZ12 से है, GE17 का संबंध इससे दिया हुआ है, तो इसका संबंध किससे है? देखिए, तो W और B में कितना हो रहा है दोस्तों? देख रहे हैं, W में कितना हो रहा है बताइएगा? 5 जुड़ रहा है ना, 5 जुड़ रहा है, और 21 5 26, यहाँ भी देख रहे हैं दोस्तों प्लस में 5 जुड़ रहा है ना। और यहाँ पर हम देखें 9 + 3 12, प्लस में 3 जुट रहा है, यानी 5 5 जुट रहा है दोस्तों, फिर 3 3। तो अगर बाई में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा दोस्तों? डी मिल जाएगा मेरे पास ने, तो डी मिलेगा। डब्लू में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो डब्लू में अगर हम 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा? WX/Y/Z/AB, यानी फिर बी मिलेगा। डी और बी कहाँ दिया हुआ? ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ, डी और बी। क्वेश्चन नंबर 94, एक टिकट काउंटर पर मिस्टर एक्स के बाएं से 18वें और दाएं से 24वें है, तो काउंटर पर कितने लोग? तो कुछ नहीं, जोड़ करके जो है घटा देना है। तो 8 और 4 12, यानी दो में से एक गया, एक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक देखिए यूनिट पर आ रहा है एक ने, है कि नहीं? तो केवल हम यूनिट से निकाल लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा, इसमें कहाँ बैठेगा? अच्छा इसमें एक चीज देख रहे हैं दोस्तों, प्रत्येक में मान ले कि इसको हम पकड़ते हैं, ठीक है, इसमें पकड़ रहे हैं, तो इसमें देखिए 2 ही लाइन दिया हुआ है, देखें 2 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन, है कि नहीं? सब में इसी तरह देखें 2 लाइन है। देखिए इसमें 3 लाइन, 1 2 3 लाइन दिया हुआ है, इसमें 1 लाइन दिया हुआ, तो ये भी गलती हो गया दोस्तों। इसमें 1 लाइन है, ये भी गलती हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया, बस सिंपल सा बात है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 96 की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है? कार में स्टीयरिंग होता है, नाव में रडार होता है, हवाई जहाज में एयरलॉन, और क्या मोटर बाइक में कहीं पैंडल देखे हैं दोस्तों? पैंडल होता है साइकिल में, मोटर बाइक में पैंडल नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 97 के तो आप लोग के लिए। 98, इसका संबंध इससे कर देते हैं तो इसका संबंध इससे कर देते हैं, बस हो गया। तो हम देख रहे हैं दोस्तों ए और जेड में आपस में बदलाव किया हुआ है केवल, ठीक है।
तो आर और ओ में बदलाव कर दें तो यहाँ पर ओ हो जाएगा, यहाँ पर आर हो जाएगा। तो देख लिया ऑप्शन यहीं से पकड़ लीजिए, ओ और आर एक में है। अच्छा इसमें भी दिया दोस्तों ओ आर है, इसमें भी दिया, वो फंस गए। आगे देखिएगा ई और एस में देखें दोस्तों, देखिए ई और एस यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर एस, एस को यहाँ लाया है और ई को यहाँ पर लाया, ठीक है, समझ गए बात को। तो हम जेड को हम लाते, मतलब यहाँ पर जेड है दोस्तों, तो हम जेड को यहाँ पर लाते हैं और ए को कहाँ लाए दोस्तों, ए को हम यहाँ लाए, तो जेड और ए, ओ जेड ए आर, देखिए ओ जेड ए आर कहाँ है दोस्तों, एक चीज को हमें दिख रहा है, ओ जेड ए आर एक चीज को दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 99 है, तो दर्पण प्रतिबिंब निकालना है दोस्तों, क्या हो जाएगा, जी को अपोजिट होगा दोस्तों, तो जी जी किस, देखिए ये जी गलत हो जाएगा, है कि नहीं, सॉरी ये जी तो ठीक होगा दोस्तों, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ ये तो सी नंबर जो है, यहाँ जी है, तो यहाँ पे तो 5 दिया, गलती हो गया, जी 3 को हम ठीक आ रहा है, एन, एन भी देखिए सब में सेम दिया हो दोस्तों, भी देखिए उलट दिया, ये गलत हो गया, भी के बाद बाई, बाई भी दोनों में सेम है दोस्तों, बाई के बाद टी, टी देखिए टी इसमें उलट दिया है, गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 99 का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 100 की ओर चलते हैं, एन फलक वाले, एन का जो है विपरीत क्या हो जाएगा, एन फलक वाले फलक का विपरीत, एन का विपरीत, तो इसमें हम देख रहे हैं दोस्तों जे का जो है, जे और जे जो है सेम फलक में है ना, तो इन दोनों से क्या हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, कारण क्या है दोस्तों, है कारण ये है कि अगर हम के का अपोजिट एल और एल का अपोजिट एम तक कभी होगा, के का अपोजिट एल तो कभी होगा दोस्तों, तो इससे हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो हम किससे ले दोस्तों, बताइएगा, क्या ये दोनों में हम उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं दोस्तों, देखिए ये दोनों हम उठा सकते हैं दोस्तों, क्यों, देखिए एल और एल देखिए सेम फलक पर यहाँ भी दिया हुआ है। अच्छा आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ भी तो सर सेम फलक पर है, तो सेम फलक पर है, लेकिन इसको जब अगर आप सरियाइएगा, पहले देखिए इसको हम आपको दिखाते हैं, फिर हम उससे काम करते हैं, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, पहले हम इससे चलते हैं, अगर हम ये दोनों का सेम फलक पर लेंगे तो के का अपोजिट क्या होगा, एल, लेकिन के का बगल में एल है, तो अब क्या संभव है, कभी नहीं संभव है, इसीलिए हम इसको नहीं लिए, समझ गए बात को अब। तो इसलिए आप ये दोनों को लेते हैं, क्योंकि एल और एल देख रहे हैं सेम फलक पर है, तो जब एल और एल सेम फलक पर है तो जे का अपोजिट ओ हो जाएगा और के का अपोजिट एम हो जाएगा, समझ गए बात को, के का अपोजिट एम। तो यहाँ पर कहता है एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो एन का अपोजिट कौन सा बच गया, एल बच गया था ना, तो एल हो जाएगा एन का अपोजिट, ऑप्शन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, 106 की ओर चलते हैं, कहता है दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% मतदाताओं ने अपना मत डाला, यानी टोटल अगर मत को हम, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ दिख रहा होगा, टोटल मत, टोटल मत को अगर हम 100 मानते हैं तो कितना मत पड़ा दोस्तों, मतदान हुआ, मतदान हुआ मात्र 80%, यानी 80 मत, उसमें भी कहता 10% अवैध हो गया, तो 80% का 10% कितना हो जाएगा, 8, यानी जो है वैध मत कितना का दोस्तों, तो वैध मत हो जाएगा 80 में से 8 गया, यानी 72 मत, यानी 72 मत जो वैध हुआ, टोटल मत पड़ा है 72, ठीक है, वैध मत। कहता है विजयी उम्मीदवार जो हुआ है 55%, तो विजयी 55%, तो बताइए जो हारने वाला होगा कितना मिला होगा, तो हारने वाला का 45% मिला होगा, जाहिर सी बात है, विजयी 55% तो हारने वाला 45%, ये दोनों में डिफरेंस कितना का हो रहा है, 10% का, है ना। कहता है दोनों का अंतर जो हुआ है 1494 का, यानी मेरे पास अंतर हो रहा है 72 का जो है 10%, 10% का अंतर हो रहा है, 10% बराबर कितना, 1494, 1494, अगर यहाँ पर x लगा दे दोस्तों तो बस x के मान निकाल लीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। कहता कितने मतदाता जो है पंजीकृत किया गया था, x के मान निकालिए, उसके बाद जो है 100 से अपना जो कुछ गुना कर दीजिए, है नहीं, तो बस आंसर मिल जाएगा आपको, है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर कितना होगा दोस्तों, बता दीजिए आप ही, है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है, इसको हल कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े, 107 की ओर चलते हैं, एक क्रिकेट टीम ने 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 28 वर्ष है, यदि कप्तान जो 34 वर्ष का है उसे नए खिलाड़ी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो औसत आयु बढ़कर 29 वर्ष हो जाता है, यानी देख रहे हैं दोस्तों कितना हो रहा है, पहले 28 था औसत आयु, अब हो रहा है 29, यानी प्रत्येक में जो है एक बढ़ रहा है, खिलाड़ी में कितना होता है, 11 खिलाड़ी है दोस्तों, तो 11 खिलाड़ी मतलब जो है 11 वर्ष बढ़ा है, टोटल कितना बढ़ा है, 11 वर्ष बढ़ गया है, समझ गए।
तो 34 वाला के स्थान पर प्रतिस्थापित हुआ था, तो 34 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 34 प्लस 11 45, यानी 45 वर्ष वाला जो है आया होगा, 34 वर्ष वाला गया होगा, तब ने बढ़ गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं दोस्तों। रूट 48 दिया हुआ है, रूट 48 को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 4 चौका 16 तिया 48, यानी 4 रूट 3 कर दे इसको, 4 रूट 3 प्लस में 192 दिया हो दोस्तों, तो 192 को कितना हो जाएगा, ठीक है 64 है, 64 तिया हो जाएगा 192, यानी 8 रूट में 3 हो जाएगा, ठीक है। 507 को लिख सकते हैं दोस्तों 13 रूट में 3 लिख सकते हैं, और 363 है, इसको क्या लिखिएगा दोस्तों, 11 रूट में 3 कर देते हैं, माइनस में दोस्तों, सॉरी माइनस में है। अब बस हल कर दीजिए, 8 4 12, अब 12 13 25, अब 25 में से 11 गया, कितना बचेगा दोस्तों, 25 में से 11 गया 14 रूट 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, एक संख्या में पहले 15% वृद्धि हुआ, बाद में 22% कमी हुआ, तो नेट पर 3.5% जो है वृद्धि हुआ, तो बाई का मान क्या हो जाएगा। इसमें तो कोई बड़ा चीज है नहीं दोस्तों, एक संख्या को पहले हम 100 ले लेंगे दोस्तों, एक संख्या को पहले हम 100 ले लेंगे, पहले 15% बढ़ा तो 115 हो जाएगा, सॉरी 115 हो जाएगा। नेट वृद्धि जो है 3.5% थी, यानी कहने का मतलब 103.5% थी, टोटल बढ़ा है दोस्तों, अभी 115 है, तो कितना घट रहा है देखिए दोस्तों, तो मेरे पास घट रहा है 11.5 घट रहा है, ना 11.5 घट रहा है, तब बस इसको जो हल कर दिया, 11.5 गुने 100 बटा में कितना हो जाएगा 115, समझ गए, जीरो से गया पॉइंट खत्म, यानी कितना 10% की कमी किया गया है, 10% की कमी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समझ गए बात को। क्वेश्चन नंबर 10 देखे दोस्तों, ये तो देखे समानुपात किया दोस्तों, कहता है 26 40 22 भाग जाता है दोस्तों, 26 40 22 34, प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त समानुपात होती है, तो इतना का मान निकालना है, तो कहता है बाई का मान निकालना है ना। इसमें देखिए पहले इसको समानुपात कीजिए, इसमें तो हम पहले फिर वही काम कहेंगे दोस्तों, पहले 1 2 3 4 तक जोड़ के देख लीजिए, क्या समानुपात अगर हो जाता है तो हमें सबसे बेहतर रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो अगर हम जो है पहले 26 में 1 जोड़ते हैं तो कितना होता है 27 होता है। अच्छा ये जो समानुपात कैसे होगा बताइएगा, 26/40, 26/40, अब बराबर में 22/34 होना चाहिए, ठीक है, बराबर होना चाहिए, तो इसमें पहले हम 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों 27 हो जाएगा, और 40 से 41, ठीक है, ये तो कभी होबे नहीं करेगा दोस्तों, ये तो फालतू हो गया, काम से गया ये तो। अगर अगला हम 2 जोड़ते हैं, ठीक है, तो 26 + 2 28 हो जाएगा, और 40 + 2 42, हो सकता है कट छट जाए दोस्तों, 22 + 2 24 हो जाएगा, 34 + 2 36 हो जाएगा, तो 7 चौका 28, 14 28, 14 तिया 42, ठीक है, और इधर 12 दूना 24, 12 तिया 36, देखे तो 2/3 यहाँ भी आया है, 2/3 यहाँ भी आया, यानी कहने का मतलब क्या जोड़ रहे हैं मतलब, अभी हम 2 जोड़े हैं, ठीक है, तो हमें जो है x का मान कितना आ गया 2 आ गया, x का मान कितना आ गया 2 आ गया, अब बस मान धर दीजिए, तो x के मान 2 धरे, 4 दूना 8, 8 बटा में 22 बराबर में 22 बटा में x के मान 2, तो 7 दूनी 14 में से 2 गया, 7 दूनी 14 में से 2 गया, सॉरी 7 7 दूनी 14 में से 6 गया, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो बताइए बाई का मान कितना हो जाएगा, बाई स्क्वायर का मान 64, तो बाई का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाई का मान तो आप निकाल सकते हैं, बाई स्क्वायर के मान 64, तो बाई के मान 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, 110 के बाद 121 की ओर आते हैं दोस्तों, इसमें क्या करना है, इसको तो हल कर सकते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, कहता इसमें जो है कौन सा आकृति जो है मिलेगा चयन करने के लिए कह रहा है, ठीक है, तो इसको आप चयन कीजिए, तो इसमें तो ऑप्शन नंबर 1 हो रहा है दोस्तों, आपको लग रहा है सर बाकी क्यों नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए बाकी क्यों हम छाट देते हैं, देखिए एक ए वाला जो है कहीं भी इसमें नहीं मिलेगा दोस्तों, इसमें कहीं नहीं मिलेगा, ये जो हम अभी अंडरलाइन किए देखिए वाला कहीं मिलेगा, ये लाइन नहीं मिलेगा। एक देखिए अपने मन से जो है बीच में ये लाइन दिया हुआ, देखिए ये लाइन जो बीच में दिया हुआ है ये भी कहीं नहीं मिलेगा, समझ गए। तो इस तरह से आप छाट सकते हैं, तो कोई बड़ा बात नहीं है, सिंपल था, छट जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखिएगा, पहले काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 20 हुआ दोस्तों, यानी 4 से टूटेगा चाहे 5 से टूटेगा, दोनों में से कोई अपना तोड़िए, देखिए कैसे कैसे टूटेगा जो। अच्छा पहला तो ए दिया हुआ, सब में ए दिया हुआ है, तो पहला तो ए हो जाएगा, सी के बाद ए मिल गया दोस्तों, ठीक है, सी के बाद ए मिल गया, उसके बाद भी देखिए एस 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 एस, तो यहाँ भी एस हो जाएगा, समझ गए, तो सी ए डी,
CASDF कर दे इसको, CASDF, तो यहाँ भी लगा दे CASDF, हो गया। फिर CASDF ल हो गया दोस्तों, समझ गए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 मिला लीजिए, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 122 की ओर, ये तो कागज के मोड़ के अपना ठीक है दोस्तों। तो इसको हम पहले खोलेंगे ऊपर की ओर, तो खोलेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, इसको इस तरह से हो जाएगा पहले, फिर इधर खोलेंगे तो ये पूरा जो है गोल बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। तो ये चौखूट के रूप में एक को देबे किया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समझ गए। ये बिंदु है, एक यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ एक यहाँ हो जाएगा बिंदु। क्वेश्चन नंबर 124 की ओर देख, कितना त्रिभुज काउंटिंग करना, पहले इसमें काउंटिंग कर लीजिए, कितना हो रहा है दोस्तों, इसमें होगा 3 हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा 3, ये इसमें काउंटिंग किया दोस्तों, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, समझ गए। अगर हम इसमें काउंटिंग करते हैं दोस्तों, ये देखो इसमें खाली काउंटिंग कर रहे हैं, दिख रहा है, तो इसमें टोटल त्रिभुज कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, समझ गए। अब बीच वाला हम काउंटिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं दोस्तों, बीच वाला हम काउंटिंग कर ले। अब तो बीच वाला हम पहले छोटका में काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, छोटका में खाली काउंटिंग के दोस्तों, ठीक है, सिंगल सिंगल वाला में। तो कितना आया मेरे पास, 6 आ गया ना, 6 आया, तो प्लस में 6 कीजिएगा। आप देखिए डबल डबल काउंटिंग कर दीजिए, तो डबल डबल काउंटिंग कीजिएगा तो कितना मिलेगा बता दीजिए। इधर एक नहीं, एक देखिए यहाँ से यहाँ आएगा दोस्तों, एक यहाँ से यहाँ आएगा जो है डबल वाला, 2 हो गया। एक देखिए इधर से इधर आएगा, 3 हो गया। एक इधर से इधर 4 आएगा दोस्तों, 4 हो रहा है दोस्तों, ठीक है, तो 4 हो रहा है। पहले जोड़ के देखिए ना क्या आ रहा है, 8 6 14 4 18 18 3 21 21 3 24, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, 11 नवंबर 2009 को बुधवार था, तो 17 नवंबर 2013 को कौन सा दिन होगा। अच्छा, 11 से 17 में जाए, कई दिन बढ़ रहा है दोस्तों, 11 6 17, 6 दिन बढ़ रहा है। अच्छा, तो आप लोग को बताए हैं दोस्तों, अगर 2001 रहे दोस्तों, तो 2001 से अगर 2002 में जाएंगे, ठीक है, और 2002 से अगर 2003 में जाएंगे, 2003 से अगर 4 में जाते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, तो 2001 से 2 में जाएंगे तो आउट नंबर मिलेगा 1, 2 से 3 में जाएंगे तो आउट नंबर 1, जैसे 3 से 4 में जाएंगे तो आउट नंबर 2, क्यों, क्योंकि 2004 लीप ईयर है, 2004 लीप ईयर है, लीप ईयर होता है 366 दिन का, इसीलिए 2 आउट नंबर मिल गया, ठीक है। तो बस आउट नंबर निकालिए एक, इधर 9 था, 9 के बाद 10 लेंगे तो 1, 10 के बाद 11 1, 11 के बाद जैसे 12 जाएंगे तो 2 होगा, 12 के बाद 13 तक है ये दिया हुआ, बस हो गया, 6 1 7 कट गया, तो 2 1 2 3 4, यानी 4 बच गया मेरे पास रिमाइंडर। तब बुधवार में 4 जोड़े आता है, तब बुध के बाद बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार, इतवार हो गया, ऑप्शन नंबर डी, है कि नहीं। ये भारी लगा आप लोग को। 26 की आप 26 क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए। 27 देखिए दोस्तों क्या कर रहा है इसमें, पावर को दिया गया इस रूप में लिखना है, रेन को यहाँ, तो आर का मान देख रहे हैं, आर यहाँ भी है दोस्तों और आर यहाँ भी है, तो दोनों में, इन दोनों में जो मिल रहा है लिखे, क्या 7 मिल रहा है, 7 मिल रहा है दोस्तों, तो 7 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पहले हो गया। क्वेश्चन नंबर 128 देखिएगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों 413 से 47 में जाइए, कितना का फर्क हो रहा है बताइएगा, है इधर 4 हो गया, इधर में 3, 34 का फर्क हो रहा है दोस्तों, है ना, और 47 से अगर 81 में जा रहे हैं फिर भी 34 का फर्क हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है मतलब, और 81 से अगर 54 में जा रहे हैं तो यहाँ भी, सॉरी 81 से अगर 515 में जा रहे हैं तो 34 का ही फर्क हो रहा है दोस्तों, समझ गए। अच्छा, यहाँ से आते हैं दोस्तों, 54 से 454 से 26 में कितना का फर्क हो रहा है, कितना का डिफरेंस हो रहा है बताइएगा। 26 4 26 4 30, 30 20 50 4 54, 28 का फर्क हो रहा है दोस्तों, 28 का हो रहा है ना, और 28 का यहाँ भी देख रहे हैं फर्क, यहाँ फर्क कितना हो रहा है दोस्तों बताइएगा, 28 का ही अंतर हो रहा है। यहाँ जो देख रहे हैं दोस्तों अंतर 28 का ही हो रहा है, तो यहाँ भी अंतर 28 होगा, इसका मतलब है ना, तो 370 में से 28 घटाएंगे, जिसका मतलब 2 तो लास्ट में आएगा दोस्तों मेरे पास, तो 2 वाला कहाँ है दोस्तों, देखिए 2 वाला एक ही भैया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, है ना, घटाए हैं 28, बस कुछ नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 की ओर चले, कहता है कुछ नदियां जो है झोपड़ियां हैं, कुछ नदी क्या है दोस्तों, झोपड़ी है, झोपड़ी, खोपड़ी मत कहिएगा, झोपड़ी है, ठीक है, सभी धाराएं घास है, सभी धाराएं, सभी धाराएं क्या है दोस्तों, घास के अंतर्गत है, घास के अंतर्गत है। कुछ घास नदियां हैं, कुछ घास कहता है नदियां है दोस्तों, थोड़ा सा लिखने में हमें मिसप्रिंट हुआ, इसको हम थोड़ा सुधार देते हैं, घास को हम लिखते हैं, यहाँ पर घास लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पर कहता है ये देखो इस तरह से हम लीजिए, कहता सभी धाराएं घास है, तो हम सभी धाराएं घास के अंतर्गत लिए, कहता है कुछ घास नदियां है, तो घास के कुछ भाग नदी भी ले लीजिए, हो गया।
सभी घास धाराएं हैं क्या? सभी घास धाराएं हैं? नहीं, सभी घास धारा नहीं है, सभी धारा घास है, तो पहला तो गलत हो गया। कुछ घास झोपड़ी है, कुछ घास झोपड़ी है, कंफर्म नहीं है, क्या है कि नहीं? तो ना ही एक ना ही दो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 130 की ओर चलते हैं। एक्टर, सिंगर, डांसर को MAPHST लिखते हैं, उसी तरह से इसको हम ऐसे लिखते हैं, उसी तरह से हम लिखा गया दोस्तों। कहता है एक्टर को क्या लिखते हैं, एक्टर को, तो हम देख रहे हैं एक्टर कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक्टर एक यहाँ है दोस्तों, और एक्टर एक यहाँ, यानी कहने का मतलब है कि इन दोनों में जो मिल रहा है आंसर हो जाएगा। तो देखिए तो ST मिल रहा है दोस्तों, ST और ST मिल रहा है दोस्तों, पहले मिल गया तो ST हो जाएगा, और तो कुछ मिल नहीं रहा है कि नहीं? 130 के बाद आते आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 130 के बाद 135 की 35 हो चुका है दोस्तों, 36 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? 25 वास्तविक संख्याओं का समानांतर माध्य 110 दिया हुआ है। 10 में से देखिए ये आपको एवरेज है दोस्तों, ठीक है, तो ये आप ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़े, क्या कहते हैं? क्वेश्चन हल्का है, भारी नहीं है, देख लीजिए, बता देते हैं। कहता 25 वास्तविक संख्या का समानांतर माध्य 110 है। 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 12.5 की वृद्धि करता है, ठीक है। देखिए 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 12.5 की वृद्धि करते हैं, तो 12.5 का वृद्धि करने का मतलब है एक में 12.5 की वृद्धि, तो हम लोग 10 में करते थे कितना वृद्धि होता? तो 12.5 गुना 10 कर दीजिएगा, 12.5 गुना 10 मतलब टोटल हमें वृद्धि हुआ है 125 का, ठीक है। कहता अन्य 10 संख्याओं में प्रत्येक में 15 का वृद्धि करते हैं, यानी 15 गुना 10 करेंगे तो 150 का वृद्धि हो गया दोस्तों, ठीक है। शेष 5 में कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है, शेष 5 में कोई परिवर्तन नहीं। तो कहता नया माध्य कितना हो जाएगा? दोनों के जोड़िए, कितना? 5 5 2 7, इधर 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। टोटल संख्या कितना है? 25, तो 25 से डिवाइड कर दीजिए ना, कितना होगा? डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा दोस्तों, कुछ नहीं करना, 11 110 में जोड़ दीजिए, तो 110 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 110 प्लस 11 करेंगे तो 121 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, हल्का था, भारी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 137 की ओर चलिए दोस्तों, 137 की ओर चलते हैं। देखिएगा, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ 17:6, लसा और मासा गुणनफल 102 दिया हुआ, ठीक है। तो लसा और मासा के व्युत्क्रमों का योगफल क्या हो जाएगा? अच्छा, इन दोनों का जो है, इन दोनों का आप एलसीएम, अगर इसको 17x मानते हैं, इसको 6x मानते हैं, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 17 छक दो तल से, यानी 102x जो हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एलसीएम। इसका HCF क्या होगा दोस्तों? तो इसका HCF हो जाएगा मेरे पास x हो जाएगा। इन दोनों का गुणनफल निकाले आता है, यानी 102x गुना में x बराबर में कितना हो जाएगा? 102, 102 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? 1 बन जाएगा। तो x के मान ये जो है पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? अच्छा, इन दोनों का व्युत्क्रम का गुणनफल निकाले करा दोस्तों, तो x का मान यही धर दीजिए, वो मतलब वहां काल धरिएगा, तो x का मान यही धर दीजिएगा। तो x का मान धरेंगे 1, तो 102 हो जाएगा, 102 हो जाएगा दोस्तों एलसीएम, और HCF कितना हो जाएगा? इन दोनों का जो है व्युत्क्रमों का योगफल निकाले आता है, यानी कहने का मतलब हो गया 1/102 प्लस में 1, हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 103 बटा में 102। बस सिंपल सा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100 जो है 38 की ओर आते हैं। एक पाइप टंकी को 21 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह टंकी को 24 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। दोनों पाइप को एक साथ खोलेंगे तो टंकी का 1/4 भरने में कितना समय लगेगा? इसमें क्या है दोस्तों, इनमें दोनों को जोड़ दीजिए केवल, नहीं तो 1/21 और माइनस में 1/24 हो गया। इसको हल करे आता है दोस्तों, इसको हल कीजिए ना, 3 बटा में कितना हो जाएगा? इसको हल करेंगे 21 गुना में 24 हो जाएगा ना, 21 गुना में 24, 3 7 21, यानी 1/24 यानी 7 गुना में 24। इसको उलट दीजिए तो 24 गुना में 7 हो जाएगा। कहता 1/4 ही भरना है, तो 1/4 से गुना कर दिए, 4 अच्छा 24, 4 42, यानी 42 मिनट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 139 कहता बहुलक निकालना है, बहुलक मतलब बहुत वाला, क्या 4 जो है बहुत सा है? नहीं है, 4 एक है, ये 3 बहुत सा है, देख रहे 3 जो है बहुत सारा है, देख रहे कितना बहुत है, ढेर सा बहुत है 3 में, तो 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? जो सबसे अधिक होगा वही तो बहुलक होगा। 140 और जो है मैथ रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यदि 3 संख्याएं 3:2:13 के अनुपात में, लघुत्तम समावर्तक कितना है? तो महत्तम समावर्तक क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे इन तीनों का लघुत्तम समावर्तक निकाले आता है, अगर इसको हम 3x बनाते हैं, इसको हम 2x बनाते हैं, इसको 13x बनाते हैं, तो इसका एलसीएम ले आएगा दोस्तों, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 3x, तो 13 दूनी 26, 26 78, यानी 78x बराबर कितना हो जाएगा? 47 58। यहाँ से x का मान निकालिएगा दोस्तों, नहीं तो 61 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 61 आएगा।
अब यहाँ से HCF निकाल जाएगा। क्या इन तीनों का HCF कितना हो जाएगा? इन तीनों का HCF मात्र 1 होगा, यानी x होगा, है कि नहीं? तो x का मान कितना 61 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो मैथ रीजनिंग का भी सेक्शन समाप्त हो गया दोस्तों। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, आज केवल जीके है और कुछ नहीं है, जीके जीएस है। अच्छा, अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और इस चैनल से अगर रिजल्ट चाहिए दोस्तों तो इस चैनल से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।